हेलो स्टूडेंट्स इन जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक एंड बियॉन्ड सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट आप लोगों तक एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आया जाता है। मतलब ये कि यहाँ कभी ऐसा नहीं होता कि आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के 1 या 2 चैप्टर एक्सेस करने के लिए मिले और उसके बाद आपसे ये बोला जाए कि भाई बचा हुआ कंटेंट देखने के लिए या तो आपको किसी तरीके की कोई फीस देनी है या कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना है। ऐसा मैग्नेट ब्रेन्स पर नहीं होता। मैग्नेट ब्रेन्स प्रतिबद्ध है आप लोगों तक सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आने के लिए, जिसकी मदद से आप लोग ना सिर्फ अपने एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें बल्कि साथ ही साथ आप लोग अपने करियर्स में अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें, अच्छे अच्छे पदों पर पहुंचें और देश की तरक्की और उन्नति में आप लोग भी अपना योगदान दें, आपका भी अपना एक कॉन्ट्रीब्यूशन हो। यही मैग्नेट ब्रेन्स का ध्येय है और इसी को ध्यान में रखकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एंड इसी नोट पे हम अपने आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। आज का सेशन एक इंटरेस्टिंग, एक इंपॉर्टेंट और एक बहुत ज्ञानवर्धक सेशन रहने वाला है। इसमें हम लोग हमारी क्लास 11th की ज्योग्राफी की किताब इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, इसके एक इंपॉर्टेंट चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन के कंप्लीट चैप्टर रिवीजन को शुरू करेंगे। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोगों ने ये देखना है कि हिंदुस्तान में नेचुरल वेजिटेशन किस तरीके का होता है, क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या उसकी वैरायटीज़ हैं, क्या वेरियस तरीके के फॉरेस्ट वगैरह जो हैं वो हिंदुस्तान में होते हैं और उनकी क्या और उनमें से हमको क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स वगैरह देखने को मिलते हैं। बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट चैप्टर रहने वाला है। बहुत कुछ समझेंगे, बहुत सारी बातें जो हैं देखने को मिलेंगी, बहुत मजा आएगा। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू हियर वी बिगिन। चलें शुरू करते हैं अपना इस आपका जो नेचुरल वेजिटेशन का चैप्टर है इसके साथ। Have you ever been to a forest for a picnic? You might have surely gone to a park if you live in a city, or to a mango, guava or coconut orchard if you live in a village. How do you differentiate between the natural vegetation and the planted vegetation? तो ये जो चैप्टर है इसकी शुरुआत एक सवाल के साथ में हुई है। इसमें आपसे पूछा गया है कि क्या भाई आप लोग कभी फॉरेस्ट गए हैं कि पिकनिक वगैरह के लिए। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग गए हों, हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग ना गए हों। ये भी हो सकता है कि कई बार एक जगह से दूसरी जगह जाते वक्त हाईवेज वगैरह के साइड में आपको काफ़ी इस तरीके के बड़े बड़े घने घने जंगल देखने को मिले हों, मगर आपने वहाँ उतर के ना देखा। तो एक सवाल जो है उसके साथ में शुरू किया गया है इस चैप्टर की, भाई क्या आप कभी किसी जंगल गए हैं, फॉरेस्ट वगैरह गए हैं पिकनिक के लिए या ऐसे ही घूमने के लिए या किसी भी प्रयोजन के चलते। तो बहुत से शायद बच्चों ने जंगल ना देखे हों, बहुत सारे बच्चे शायद जंगल ना गए हों, बट एट द सेम टाइम ऐसे भी बहुत से बच्चे होंगे जिन्होंने ना सिर्फ जंगल देखा होगा, वो जंगल आते जाते रहे होंगे, वो फैमिलियर होंगे। कई सारे शायद ऐसे भी बच्चे होंगे जिनका जंगल के साथ में बहुत गहरा जो है कनेक्ट होगा या फिर एक अटैचमेंट होगा और उनका जो है बहुत आप कह सकते हैं क्लोज कॉन्टैक्ट फॉरेस्ट और फॉरेस्ट से रिलेटेड वेरियस एक्टिविटीज़ वगैरह के साथ में रहेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आप किन परिस्थितियों में जन्मे हैं, किन सर्कमस्टांसेस में बड़े हुए हैं, देश के किस हिस्से में को बिलोंग करते हैं, या तो आपका फॉरेस्ट के साथ में कोई इंटरेक्शन रहा होगा अपनी लाइफ में अभी तक या फिर नहीं रहा होगा, या तो बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन रहा होगा या फिर बहुत मिनिमम इंटरेक्शन रहा होगा, और कुछ नहीं तो कम से कम आपने अगर रियल लाइफ में ना सही तो कम से कम तस्वीरों में तो आपने या आपका फोटोग्राफ्स में, फिल्मों में, यूट्यूब पे कहीं ना कहीं आपने जंगलों को देखा तो ज़रूर होगा। इसमें तो खैर कोई शक की बात है ही नहीं। चलें अगर उन बच्चों की बात करने जो मेजॉरिटी शहरों में रहते हैं, कभी ना कभी वो अपनी ज़िंदगी में पार्क तो गए होंगे खेलने वगैरह के लिए, पार्क गए होंगे घूमने फिरने के लिए किसी भी वजह से, या फिर पार्क नहीं तो कम से कम आपने अपने आसपास में कुछ ना कुछ पेड़ वगैरह तो देखे होंगे। मैं ये नहीं बोलता कि बहुत सारे पेड़ों का झुंड ही देखा होगा, मगर एक पेड़ दो पेड़ भी अगर इंडिविजुअली ऐसे कहीं ना कहीं खड़े देखे होंगे। हो सकता है आम का पेड़ रहा हो, गुआवा का हो, कोकोनट का ऑर्चार्ड आपने देखा हो, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा। अगर गाँव वगैरह में रहते हैं तो वहाँ पर तो इस तरीके के पेड़ आपको बहुतायत में मिलते हैं। अब ये जो दो बातें या जो दो सेंटेंसेस लिखे गए हैं इसके साथ में चैप्टर शुरू करने की वजह है क्योंकि इसके बाद में आपका जो राइटर है इस चैप्टर का, एनसीईआरटी के जो राइटर्स हैं, वो आपसे एक और सवाल पूछेंगे, वो आपके सामने एक और सवाल रखेंगे और वो ये है कि भाई आप आखिर डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे नेचुरल वेजिटेशन में एंड प्लांटेड वेजिटेशन में। ये जो हम लोगों ने बात करी कि पहले सवाल में कि क्या आप कभी जंगल गए हो, इसमें जो जंगल है वो क्या चीज़ है, वो एक नेचुरल वेजिटेशन है, वो अपने आप वहाँ पर हुआ है, किसी ने उसको वहाँ पर जाके लगाया नहीं था। ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि एक दिन आउट ऑफ नोवेयर इंसानों की या जानवरों की या चील कौओं की या किसी की जो है इच्छा हुई हो कि भाई हम लोग जाके फलानी जगह पे जंगल खेलेंगे और वहाँ पे जाके जंगल लगा देंगे, और वहाँ पे फिर आउट ऑफ नोवेयर ज़मीन खाली पड़ी हुई थी और लोगों ने या किसी ने जाके किसी जीव जंतु ने कुछ काम किया, उसके चलते वहाँ पर एक जंगल उगाया और तब से वो वहाँ पे मौजूद है। ऐसा तो हुआ नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है, जंगल जो है वो
नेचुरली अपने आप वहाँ पर उगे होंगे, प्राकृतिक कारणों के चलते वहाँ पर उगे होंगे और किसी ने उसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दिया होगा। एट द सेम टाइम अगर आपने जो पार्क की बात हम लोगों ने करी कि भाई आप कभी पार्क तो गए होंगे या फिर कहीं पे आपने मैंगो गावा या मैंगो की या गोवा की या कोई और दूसरी ट्री वगैरह जो है वो देखी होगी। अब ये जो पार्क यहाँ पे जिसकी बात की जा रही है, जहाँ पर आप गए होगे या फिर आपने अगर तस्वीरों में भी देखा होगा, अगर आपने उसको फिल्मों में या वीडियोज में भी देखा होगा, उस पार्क को मेंटेन किया जा रहा है। पर्टिकुलर जगह पर डिसाइड किया गया होगा कि भाई यहाँ पे पार्क बनाया जाएगा, यहाँ पे ये झूले लगाए जाएंगे, इसके अलावा झूलों के अलावा यहाँ पर जो है ये नेचुरल वेजिटेशन यहाँ पे लगाया जाएगा। ये सारी की ये पार्क वगैरह में झूले वगैरह लगाने के बाद में यहाँ पर हम लोग जो है वेजिटेशन लगाएंगे, यहाँ घास लगाएंगे, यहाँ पे पेड़ लगाएंगे, यहाँ पे कुछ लगाएंगे, यहाँ पे कुछ लगाएंगे। तो पूरी एक प्लानिंग की गई होगी और उस प्लानिंग के नतीजे में, उस प्लानिंग के तहत में आपने इस तरीके के वेजिटेशन वगैरह को जो है फिर वहाँ पे लगाया होगा। तो ये जो वेजिटेशन है इसको हम लोग या तो इसको हम लोग जो है प्लांटेड वेजिटेशन कह सकते हैं या फिर मैन इंड्यूस्ड वेजिटेशन भी इसको कहा जा सकता है कि किसी ने सोचा, किसी ने प्लान किया और उसके बाद में इस पर्टिकुलर वेजिटेशन को यहाँ पे लगाकर तैयार किया। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल यहाँ पे उठता है कि भाई आखिर आप इस पर्टिकुलर ये जो दो तरीके के वेजिटेशन है, एक जो जंगल है या फिर कोई भी जगह पे अपने आप उगाने वाली वनस्पति है या फिर अपने आप उगाने वाले पेड़ हैं या फिर अपने आप उगाने वाले वेजिटेशन है, और एक तरफ इंसान के अपने खुद के हाथों से लगाए हुए वेजिटेशन है, आखिर इसमें फ़र्क कैसे करोगे? क्योंकि देखिए ऐसा है कि यहाँ पे जो आम की पेड़ की बात की जा रही है, एक आम का पेड़ यह है कि नेचुरली अपने आप कहीं पर उगा होगा, कहीं पर अपने आप जो है वो जगह होगा और उसके बाद में बढ़ते बढ़ते पेड़ बन गया होगा और किसी ने कोई कोशिश भी नहीं की होगी उसके लिए। एक जगह है कि आपने हो सकता है इंटेंशन के साथ में आम की क्यारी को गाड़ा होगा, ज़मीन में रोज़ पानी दिया होगा, उसमें से फिर एक छोटा सा आपका पौधा उठा होगा, उसके बाद धीरे धीरे उसको बड़ा करते गए और वो एक आम का पेड़ बन गया। तो पॉइंट ये है कहने का कि एक ही तरीके का जो वेजिटेशन है वो आपका प्राकृतिक तौर पर भी हो सकता है और उसी तरीके का वेजिटेशन जो है आपको नेचुरली आर्टिफिशियल तरीके से भी देखने के लिए मिल सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए तो ये कोई टी गार्डन वगैरह हमको देखने को मिल रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है, बड़ा खूबसूरत वेजिटेशन है, पूरा हरा हरा और ग्रीन इलाका हमको देखने को मिल रहा है, बट पॉइंट ये है कि इंसानों के द्वारा लगाया गया है। तो यहाँ पर तुम लोग देखकर बोल सकते हैं कि भाई ये प्लांटेड वेजिटेशन है। इनफैक्ट इसका तो नाम भी टी प्लांटेशन ही है क्योंकि चाय की खेती वगैरह हो रही है यहाँ पे। तो कहने की बात ये कि इसको तो देखकर चलें, आपने बता दिया कि ये आपका प्लांटेड वेजिटेशन है, ये नेचुरल वेजिटेशन नहीं है। ये जो जंगल है इसको देखकर हम लोग बोल सकते हैं कि भाई ये नेचुरल वेजिटेशन है, ये प्लांटेड वेजिटेशन नहीं है। एज सच जो है आपका ये अपने आप उगा है, इसको उगाने के लिए किसी ने अपनी तरफ से हाथ पैर नहीं मारे होंगे। मगर ये सवाल अभी भी बना हुआ है कि अगर आपके सामने जनरली कोई वेजिटेशन आ जाए या फिर लेट से एक ही तरीके का वेजिटेशन आ जाए, तो फिर आप उसमें डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि ये जो वेजिटेशन है ये प्लांटेड वेजिटेशन है या फिर ये वेजिटेशन जो है नेचुरल वेजिटेशन है? क्योंकि वही आम के पेड़ की बात कर लेते हैं, वही आम का पेड़ या फिर वही जो वैरायटी है वो जंगल में अपने आप भी उग सकती है और उसको आप अपने हाथों से जो है लगाकर उसकी देखभाल कर भी उसको उगा सकते हो। तो एक जगह पर एक सेम वैरायटी जो है वो वाइल्ड में उगेगी, फॉरेस्ट में नेचुरल कंडीशंस में उगेगी और उसके ऊपर कोई ध्यान दे या ना दे वो अपना फ्लरिश कर जाएगी, वो बढ़िया शानदार अच्छा सा पेड़ बनकर तैयार हो जाएगी। और वही वैरायटी अगर आप अपने हाथों से लगाओगे, कहीं पे उसको अपने हाथों से प्लांट करते हो और अपना सुपरविजन में उसमें खाद डालोगे, उसमें 10 तरीके के जो हैं फर्टिलाइजर्स वगैरह डालोगे, यूरिया पोटैश 50 तरीके की चीज़ें डालकर उसका जो है ध्यान रखोगे, उसको अलग से न्यूट्रिशन वगैरह दोगे और अच्छा उसको बनाओगे। ये वही बात हो जाती है कि एक है कि आपका गामा पहलवान जो है वो नेचुरली बन के तैयार हुआ है, उसको किसी ने बताया नहीं कि पहलवानी कैसे करनी है, क्या नहीं करनी है। उसको किसी ने ये भी नहीं बताया कि आपने ये डाइट लेनी है, ये डाइट नहीं लेनी है, प्रोटीन ज़्यादा खाना है या कार्बोहाइड्रेट कम लेना वगैरह वगैरह। उसने अपना जो मन में आया वो खाया, उसने जैसे अपना लाइफ में जो करना है किया, मगर साथ में उसने एक्सरसाइज शुरू कर दी, उसने एक सर्टेन डिसिप्लिन का पालन किया और वो पहलवान बन गया। एक है कि आप उसको सुपरविजन, एक है कि आप भाई किसी को सुपरविजन में पहलवान बना रहे हैं, उसकी डाइट का भी ध्यान रख रहे हैं और 10 तरीके की चीज़ें करवा के उसको कुश्ती वगैरह भी सिखा रहे हैं, वेट लिफ्टिंग भी करवा रहे हैं ताकि वो पहलवान बनकर तैयार हो सके। कहने का अर्ज ये है, लॉजिक ये बनता है कि एक ही तरीके का पेड़ आपको ह्यूमन सुपरविजन में भी उगाया जा सकता है और वही पेड़ नेचुरल कंडीशंस में भी उग सकता है। अब दोनों पेड़ एग्जैक्टली सामान्य लगेंगे देखने में, उनमें कोई डिफरेंस आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। तो फिर हम आखिर किस तरीके से जो है नेचुरल वेजिटेशन और आर्टिफिशियल वेजिटेशन कहना चाहिए या नेचुरल वेजिटेशन और प्लांटेड वेजिटेशन में फ़र्क करेंगे? एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल यहाँ से बनकर खड़ा तो होता है। इसका जो देखिए डेफिनेशन ये बनती है कि नेचुरल वेजिटेशन जो है वो उस प्लांट कम्युनिटी को रिफर करता है जिसको काफ़ी लंबे वक्त तक अनडिस्टर्ब छोड़ दिया गया है, जो अपने आप किसी जगह पर हुआ और उसको किसी ने छेड़ा नहीं, उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया एंड उसमें फिर अलाउ किया गया कि इंडिविजुअल स्पीशीज़ वगैरह जो अपने आप उगी थी, अपने आप जगी थी किसी जगह पर, जिनको छेड़ा नहीं जा रहा, वो उस जगह की परिस्थितियों के
साथ में, उस जगह की क्लाइमेटिक कंडीशंस के साथ में, सॉइल कंडीशंस के साथ में, टेम्परेचर के साथ में जितना हो सके उतना ज़्यादा एडजस्ट कर लें और उसके बाद में फ्लरिश कर जाएं। इस तरीके का जो वेजिटेशन होता है इसको कहा जाता है नेचुरल वेजिटेशन। तो याद रखिएगा एक बात को कि नेचुरल वेजिटेशन का मतलब क्या है। नेचुरल वेजिटेशन का मतलब है कि भाई ऐसा वेजिटेशन जहाँ पे किसी पर्टिकुलर जगह में कोई स्पीशीज ऑफ प्लांट्स या फिर कुछ ग्रुप ऑफ प्लांट्स वगैरह या ग्रुप ऑफ आपका ट्रीज वगैरह या इस तरीके की चीज़ हैं, प्लांट कम्युनिटीज़ वगैरह अपने आप उगी और उसके बाद उनको किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, छेड़ा नहीं, वो अपने आप बढ़ती चली गई उस पूरे सर्कमस्टांसेस के अनुसार, टेम्परेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने अपने आप को एडजस्ट किया और उस एडजस्टमेंट के नतीजे में फिर वो वहाँ पे फ्लरिश कर गई और बिल्कुल किसी भी तरीके का कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस उनके पूरे आप कह सकते हैं ओरिजिन से लेकर उनके इवोल्यूशन तक में हमको देखने के लिए नहीं मिलता। इसी को उल्टा कर दीजिए कि एक जगह पे आप बाकायदा जो है प्लान करके किसी तरीके के बीज डाल रहे हो, वहाँ पे उनको बाकायदा खाद पानी दे रहे हो, वक्त वक्त पर उनकी कटाई छटाई कर रहे हो और इस तरीके से आपने एक जगह पे वेजिटेशन मेंटेन कर रखा है, तो वो जो है वो कहलाता है आपका प्लांटेड वेजिटेशन। ये एक बात याद रखनी है। अब इतना डिस्कशन जो किया है उसके पीछे का लॉजिक ये है कि अब यहाँ से अपना मेन चैप्टर की थीम शुरू होती है और वो ये है कि इंडिया में कितने तरीके के नेचुरल वेजिटेशन होते हैं, थोड़ा सा हम लोग उसके बारे में बातचीत करेंगे। जो अलग अलग तरीके के इंडियन वेजिटेशन हैं थोड़ा सा उसको डिस्कस करेंगे। देखिए इंडिया, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जिस तरह से इंडिया के टेम्परेचर में वेरिएशन है, टेम्परेचर जो है हिंदुस्तान का उसमें आपको जम्मू कश्मीर से लेके नीचे कन्याकुमारी तक या कन्याकुमारी से लेके जम्मू तक आपको वेरिएशंस देखने के लिए मिलते हैं। अकॉर्डिंगली आपको प्रेशर्स में भी वेरिएशंस देखने के लिए मिलते हैं। अकॉर्डिंगली किस जगह पे कितनी बारिश होनी है उसमें भी आपको वेरिएशंस देखने के लिए मिलते हैं, जो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में देख लिया है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमको देखने के लिए मिलती हैं। टेम्परेचर हो गया, प्रेशर्स हो गए, मानसून्स हो गए, इन सारी चीज़ों में हमको फ़र्क देखने के लिए मिलता है। अब जाहिर सी बात है अगर ये सारी की सारी चीज़ें किसी जगह पर अलग हैं और इसके बाद वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि इंडिया में मिट्टी जो है वो भी कई सारे तरीकों की होती है, कई सारे तरीकों की सॉइल्स आपको देखने के लिए मिलती हैं, तो उससे भी हमको समझ में आएगा कि भाई कई सारी चीज़ों के जो वेरिएशंस वगैरह हैं इसका असर किसी जगह के वेजिटेशन पर भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो हिंदुस्तान में अब ऑब्वियस सी बात है इतने सारे वेरिएशंस हैं, तो इन सारे वेरिएशंस के चलते जो आपका नेचुरल वेजिटेशन होने वाला है उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा फर्क समझ में आता है। और इसी के कारण यहाँ पे जो लाइन लिखी हुई है कि इंडिया में बहुत ग्रेट वैरायटी आपको नेचुरल वेजिटेशन में देखने के लिए मिलती है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हिमालय की बात की जाए, हिमालयन हाइट्स आर मार्क्ड विद टेम्परेट वेजिटेशन, यानी कि हिमालय के जो पहाड़ हैं या जो हिमालय की चोटियां हैं यहाँ पर जो वेजिटेशन आपको देखने को मिलता है वो मिलता है टेम्परेट वेजिटेशन। टेम्परेट वेजिटेशन का मतलब क्या है, ये ग्लोब हो गया, ये आपका इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। इतने पर्टिकुलर एरिया में जो ये इतना पर्टिकुलर जोन कहलाता है ट्रॉपिकल जोन। ये दो लाइनों के बीच का जो इलाका है इसे ट्रॉपिकल जोन बोला जाता है। अब इसमें जो क्लाइमेट है उसको ट्रॉपिकल क्लाइमेट बोला जाएगा। इसके ऊपर का जो क्षेत्र है यहाँ आपका जब आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल तक का जो इलाका पड़ता है, यहाँ अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और अंटार्कटिक सर्कल के बीच का जो एरिया है इसको बोला जाता है टेम्परेट जोन। तो यहाँ पर जो वेजिटेशन होता है जिसकी हम लोग अभी बात भी करेंगे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, ये कहलाता है टेम्परेट वेजिटेशन। तो याद रखिएगा हिमालयन हाइट्स आर मार्क्ड विद टेम्परेट वेजिटेशन। हिमालय की चोटियों पे या हिमालय के जो इलाके हैं वहां पर आपको टेम्परेट वेजिटेशन देखने के लिए मिलता है। इसी तरीके से वेस्टर्न घाट्स और अंडमान निकोबार आइलैंड्स की बात की जाए तो यहाँ पर हमको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखने के लिए मिलते हैं। हमने देख रखा था कि ये इसके पहले वाले चैप्टर में कि ये इंडिया का नीचे का पेनिसुलर पार्ट है, ये आपके वेस्टर्न घाट्स हैं। अब साउथ वेस्ट मानसून जब आके वेस्टर्न घाट्स के इस हिस्से से टकराते हैं तो यहाँ पे ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन का फेनोमेनन होता है और ये वाला हिस्सा वेस्टर्न घाट का जो तट के तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है, ये आपका सी फेसिंग जो एरिया है या फिर आप इस तरह से बोल सकते हैं कोस्ट फेसिंग जो आपका हिस्सा है वेस्टर्न घाट्स का, ये कोस्ट फेसिंग हिस्सा वेस्टर्न घाट्स का जो यहाँ पे खूब बारिश होती है और इस बारिश के चलते यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाली परिस्थितियां बनी हुई हैं, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यहाँ पर उगते हैं। इसी तरीके से अंडमान निकोबार आइलैंड्स में होता है। तो हिमालय की हाइट्स में हमको टेम्परेट वेजिटेशन देखने को मिल रहा है, वेस्टर्न घाट्स और अंडमान निकोबार आइलैंड्स में हमको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखने के लिए मिल रहे हैं। जो डेल्टा का रीजन है वहां पर आपको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और मैंग्रोव्स देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है जी। राजस्थान की बात की जाए तो यहाँ पर आपको राजस्थान का जो डेजर्ट का इलाका है वहां तो खैर पूरी की पूरी आपका रेगिस्तान और रेत वगैरह देखने को मिलती है। जो सेमी एरिड इलाके हैं, जो सेमी डेजर्ट एरियाज वगैरह हैं, वहां पर हमको कैक्टाई और अलग कई सारे तरीके के बुशेस वगैरह, कई सारे तरीके का थॉर्नी वेजिटेशन देखने को मिलता है। तो कहने का पॉइंट यह है कि पूरे हिंदुस्तान में इतना ज्यादा
वेरिएशन, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी जो है आपको वेजिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या वेजिटेशन के रिस्पेक्ट में मिलती है। और मैं नेचुरल वेजिटेशन की बात कर रहा हूँ, ये नहीं है कि हम लोग कहीं पे कुदाल फावड़ा लेके पहुंच गए और हमने ये सारी चीज़ें अपने आप लगा दी। अगर आपने प्रकृति से छेड़खानी नहीं करी है तो नेचुरली ये सारी चीज़ें हमको अलग अलग जगहों पर होती हुई समझ में आती हैं। अब सवाल तो उठेगा ना कि आखिर ऐसा क्यों होता है। आखिर अगर पूरे देश में मानसून क्लाइमेट है और एक ही जगह, तो फिर अलग अलग जगहों पर इतना वेरिएशंस क्यों? जवाब वही है कि क्योंकि हमारे अलग अलग क्षेत्रों में टेम्परेचर, प्रेशर और अलग अलग तरीके की जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है उसमें डाइवर्सिटी है। उसी के और साथ ही साथ अभी आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि मिट्टियां भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके की होती हैं। इन सारी चीज़ों के नतीजे में आपको काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन जो है यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। अब ये जो मैंने आपको नाम बताए हैं कि हिमालय में ट्रॉपिकल है, हिमालय में टेम्परेट है, वेस्टर्न घाट्स और अंडमान निकोबार आइलैंड्स में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, इधर डेल्टा है, उधर कुछ हैं। अब इनकी पहले फोटोग्राफ्स देखते हैं, उसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए ऐसा, ये टेम्परेट वेजिटेशन आपको इस तरीके से कुछ दिखता है। जो पेड़ होते हैं वो थोड़ा सा पॉइंटेड होते हैं, कुछ इस तरीके के पेड़ आपको देखने को मिलते हैं, दोनों तरफ से स्लोप करते हुए पॉइंटेड आपको जो है समझ में आते हैं। इस तरीके के पेड़ देखने को मिलते हैं। ये टेम्परेट वेजिटेशन है। हिमालय के क्षेत्रों में ये वेजिटेशन आपको काफ़ी देखने को मिलता है, या फिर जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ ट्रॉपिकल रीजन से टेम्परेट रीजन की तरफ जाओगे वैसे वैसे वेजिटेशन होता है। ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं। ट्रॉपिकल इलाकों में इस तरीके के जो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पे खूब बारिश होती है, वेस्टर्न घाट्स वगैरह में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, वहाँ पर इस तरीके के जंगल देखने को मिल रहे हैं। आप कायदे से आप देखोगे तो ये भी पेड़ हैं, ये भी पेड़ है, मगर इनके शेप्स में आप देखिए आपको फ़र्क समझ में आ रहा होगा। इस बार ये वाला जो है ज़्यादा बड़े पेड़ है, लेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ज़्यादा पॉइंटेड है, इनके स्लोप्स वगैरह ज़्यादा स्लैंटिंग नहीं है। यहाँ पर जो है पेड़ एकदम अलग तरीके के हैं, उस तरीके की आपको उस तरीके की कैनोपी, जो पॉइंटेड कैनोपी आपको इसके पहले वाले में देखने को मिल रही थी, वैसी कैनोपी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बाद में फिर हम लोगों ने मैंग्रोव्स की बात करी थी। मैंग्रोव्स बेसिकली वो वेजिटेशन होता है जिसकी जड़ें पानी के नीचे कुछ इस तरीके से होती हैं, जो इस तरीके से आपका उगते हैं, इनको हम लोग मैंग्रोव्स बोलते हैं। ठीक है, जो पानी के नीचे से अगर आपकी जड़ें निकल कर आ रही हैं और उसके बाद में जब वो पानी के ऊपर आ गई सतह के, उसके बाद में फिर उसमें से जो है वेजिटेशन ग्रो कर रहा है, जैसे यहाँ पर है, ये सारी की सारी जड़ें देखने को मिल रही हैं, इसके ऊपर ये वेजिटेशन ग्रो कर रहा है, ये पानी है, तो ये सारी की सारी चीज़ जो है इसको मैंग्रोव्स बोला जाता है। इसी तरीके से आप डेजर्ट और सेमी डेजर्ट एरियाज जो हैं राजस्थान के, उनकी बात कर लें, वो तो खैर पूरा रेगिस्तान है, मगर यहाँ पर जो एकदम सेमी डेजर्ट का इलाका है, रेगिस्तान की तरफ आप जा रहे हो तो डेजर्ट कंडीशंस ज़्यादा आपका बढ़ती चली जा रही हैं, यहाँ पर हमको इस तरीके की परिस्थितियाँ या सर्कमस्टांसेस देखने के लिए मिलती हैं। तो पॉइंट ये है कि ये सारी की सारी वेरिएशंस, ये सारी की सारी डाइवर्सिटीज़ एक बात को क्लियर करती हैं, इस बात की तस्दीक करती हैं, इस बात को सर्टिफाई करती हैं कि भाई इंडिया में गजब की वैरायटी जो है नेचुरल वेजिटेशन में आपको देखने के लिए मिलती है। Depending upon the variations in the climate and the soil, the vegetation of India changes from one region to another. On the basis of certain common features such as predominant vegetation type and climatic regions, Indian forest can be divided into following groups. तो वही बात जो मैंने आपसे कही कि किस जगह की किस तरीके की जो हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, किस जगह पे किस तरीके की मिट्टी है, क्लाइमेट में और मिट्टी में किस तरीके का वेरिएशन आपको देखने को मिल रहा है, इन सब बातों के ऊपर हिंदुस्तान में जो नेचुरल वेजिटेशन है, अपने आप उगने वाला है, अपने आप होने वाला जो वेजिटेशन है, वो एक से दूसरे क्षेत्र में वेरी करता है, चेंज करता है। अब कितना करता है, क्या करता है, उन सारी बातों को कंसिडरेशन में लेकर, उन सारी बातों को अकाउंट में लेकर हम लोगों ने कुछ कॉमन फीचर्स वगैरह के बेसिस पर, जो अब किसी जगह पर अगर आपका कोई वेजिटेशन हो रहा है तो उसमें किस तरीके के कुछ कॉमन फीचर्स हैं, उसके बेसिस पे अलग अलग जगहों पर होने वाले वेजिटेशन को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है, या फिर यूं बोलूं कि अलग अलग जगहों पर किस तरीके के फॉरेस्ट वगैरह होते हैं उनका क्लासिफिकेशन हम लोगों ने किया। तो थोड़ा सा उसके बारे में बातचीत करेंगे। कुल मिलाकर इंडिया में आपको 5 तरीके के जो है फॉरेस्ट या 5 तरीके का वेजिटेशन, 5 तरीके का नेचुरल वेजिटेशन जो है देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले ट्रॉपिकल एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट हमको देखने के लिए मिलते हैं। क्या होते हैं बात करेंगे, फिलहाल अपने को नाम याद रखना है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसी तरीके से दूसरा होता है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। क्या होता है फिर वही बात मैं आगे बताऊंगा, फिलहाल अपने को ये नाम याद रखना है कि एक तरीके की वैरायटी ऑफ फॉरेस्ट ये होता है। तीसरा होता है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, चौथा होता है माउंटेन फॉरेस्ट और पांचवा होता है लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट। तो ये कुल मिलाकर 5 तरीके के फॉरेस्ट या 5 तरीके के जो हैं आपको नेचुरल वेजिटेशन इंडिया में अपने आप होते हुए दिखते हैं। अब एक एक करके इनके बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होते हैं ये देखेंगे, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कहाँ होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। चलो देखते हैं सर, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होते हैं ये देखेंगे, और इसके बारे में या इसकी वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स को हमको डिस्कस करना है। सबसे पहली बात तो ये कि ये फॉरेस्ट होते कहाँ पर है।
तो ये जो फॉरेस्ट हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात की जाए, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात की जाए, आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? वेस्टर्न घाट्स का जो वेस्टर्न स्लोप है उसकी तरफ में देखने को मिलते हैं। वेस्टर्न घाट्स के वेस्टर्न स्लोप का क्या मतलब है, फिर से बता देते हैं। ये पेनिनसुला का पार्ट है, ये वेस्टर्न घाट है। तो वेस्टर्न घाट का वो वाला हिस्सा जो कोस्ट की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है, या फिर यूं बोलूं कि वेस्टर्न घाट का वो हिस्सा जहां पे साउथ वेस्ट मानसून आके टकराता है, उसको हम लोगों ने बोला है वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट। तो पहला तो ये फॉरेस्ट आपको वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स में देखने के लिए मिलते हैं। दूसरा, नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में आपको ये देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा एक चीज और जो लगभग हर जगह पे जहां पर ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं वहां पे प्रिवेलिंग जो आपकी क्लाइमेटिक कंडीशंस देखने को मिलती हैं, वो ये है कि ऐसी जगह जहां पे एनुअल प्रेसिपिटेशन लगभग 200 सेंटीमीटर से ज्यादा हो रहा हो, जहां पे अच्छी खासी गर्मी पड़ती हो, वार्म और ह्यूमिड एटमॉस्फेयर हो, एंड एवरेज टेम्परेचर जो है साल भर लगभग मीन एनुअल टेम्परेचर जो है, एवरेज टेम्परेचर लगभग 22 डिग्री के ऊपर आपको देखने के लिए मिलता हो। इस तरीके का जो है, इस तरीके के सर्कमस्टांसेस में, इस तरीके के माहौल में जो है हमको ट्रॉपिकल एवरग्रीन या फिर सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट उगते हुए दिखते हैं। उस तरीके के ये फॉरेस्ट हमको होते हुए समझ में आते हैं। तो याद रखना है ये फॉरेस्ट कहाँ कहाँ होते हैं, वेस्टर्न घाट्स के वेस्टर्न स्लोप्स पे। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स की बात की जाए तो वहाँ के जो हिल्स या पहाड़ियाँ वहाँ देखने को मिलते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में हमको ये देखने के लिए मिलते हैं। एंड हर जगह जहाँ पर ये फॉरेस्ट होते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं, वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। लगभग 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हमको साल भर वहाँ पे एनुअली समझ में आती है होते हुए। एंड मीन एवरेज टेम्परेचर लगभग 22 डिग्री या उससे ऊपर होना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन या फिर सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर वेल स्ट्रैटिफाइड विथ लेयर्ड क्लोज टू द ग्राउंड एंड आर कवर्ड विथ shrubs एंड क्रीपर्स विथ शॉर्ट स्ट्रक्चर ट्रीज फॉलोड बाय टॉल वैरायटी ऑफ ट्रीज। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में हमको क्या देखने को मिलता है, हमको पेड़ देखने को मिलते हैं जो एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब हैं, जिनका ये जो आपका ग्रीन कवर है वो एक दूसरे के साथ में इनफैक्ट टकरा रहा होता है। नीचे के लेवल पे अगर आप बात करोगे, नीचे के लेवल पर आपको झाड़ जंगल सारे देखने को मिलेंगे, श्रब्स देखने को मिलेंगे, क्रीपर्स देखने को मिलेंगे, छोटे पेड़ देखने को मिलेंगे, और उसके बाद में फिर ग्रेजुअली आपको बड़ी हाइट के पेड़ देखने को मिलेंगे। ये पर्टिकुलर फॉरेस्ट में जो आपका हाइट होती है किसी भी ट्री की, वो लगभग 60 मीटर तक पहुंच जाती है। 60 मीटर या 60 मीटर से ज्यादा जो है आपको बड़े जो पेड़ हैं उनकी हाइट यहां पे देखने के लिए मिलती है। एंड सबसे इंटरेस्टिंग या सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कोई एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड फिक्स नहीं है पूरे साल में जिसमें ये सारे के सारे पेड़ एक साथ अपनी पत्तियां जो है उनको झाड़ देंगे, या फिर अपनी पत्तियां जो हैं उनको अपनी बॉडी से हटवा देंगे। तो क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड फिक्स नहीं है जब ये अपने लीव्स वगैरह को शेड करते हैं, इसलिए साल भर जब भी आप इनको देखोगे तो आपको हमेशा जो है ये फॉरेस्ट आपको हमेशा हरा दिखेगा। लेट्स से ये एक तरीके का जो आपका पेड़ यहाँ पे लगा हुआ है, एक वैरायटी ऑफ कोई ट्री है और उसका एक टाइम आ गया साल में, मार्च अप्रैल के महीने में, कि भाई उसको अपने पत्तियां वगैरह जो है शेड करनी है। अगर उसने अपनी सारी पत्तियां शेड कर भी दी तो उसके अलावा जो दूसरी वैरायटी के पेड़ हैं वो सारी की सारी पत्तियां शेड नहीं कर रहे हैं। तो भले कुछ आपकी वैरायटी ऑफ प्लांट वगैरह या फिर कुछ आपकी वैरायटी ऑफ ट्रीज अपनी पत्तियां अगर गिव अप कर भी देते हो किसी पर्टिकुलर सीजन में, अगर अपनी पत्तियों को झाड़ भी देते हो, तो भी उसके बाद में होता यह है कि वहां की बाकी जो आपके जो पेड़ वगैरह हैं वो इस पर्टिकुलर पैटर्न या बिहेवियर को फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसलिए वहां पर ये फॉरेस्ट आपको साल भर जो है दूर से देखने पे हरा दिखता है, इसलिए इसको हम लोग एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं। तो इसको याद रखिएगा, क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर टाइम नहीं है ट्रीज का अपने पत्तियों को गिव अप करने का, शेड करने का, या फिर कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि सारी के सारे जंगल में एक ही वक्त में आपके फूल आएंगे, या सारे के सारे जंगल के जो आपके फल हैं या फिर सारे के सारे आपके जंगल के जो पेड़ हैं वो एक ही वक्त पर फलेंगे। तो ये सारी तो इसके चलते होता यह है कि आपको अलग अलग पेड़ की सारी एक्टिविटीज साल के अलग अलग वक्त में देखने के लिए मिलती हैं। नेट रिजल्ट ये होता है कि ये आपको दूर से देखने पर हमेशा हरा भरा और सदाबहार जो है ग्रीन आपको देखने के लिए मिलता है, इसलिए इसका नाम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट रख दिया गया। एज सच दीज फॉरेस्ट अपीयर ग्रीन all the year round. Species found in these forests include rosewood, mahogany, annie, ebony, etc. These the semi-evergreen forests are found in the less rainy parts of the region. तो क्योंकि ये साल भर जो है हमको इस तरीके से देखने के लिए मिलते हैं कि भाई ये साल भर जो है ग्रीन है, साल भर इनमें किसी भी तरीके का कोई वेरिएशन ज्यादा हमको समझ में नहीं आता, इसलिए इनको हम लोगों ने एवरग्रीन फॉरेस्ट बोल दिया। अब यहाँ पर मिलने वाले जो प्रोमिनेंट पेड़ हैं वो कौन कौन से हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की अगर बात की जाए, यहाँ पे प्रोमिनेंटली हमको रोजवुड देखने के लिए मिलता है। क्या होता है मैं अभी आपको फोटो दिखाऊंगा। महोगनी का पेड़ जो है वो काफी बड़ी मात्रा में देखने के लिए मिलता है। एनी का पेड़ आपको काफी बड़ी मात्रा में देखने के लिए मिलता है, और इबोनी ये पर्याप्त मात्रा में यहां पर होता है।
तो ये यहां पर मिलने वाली स्पीशीज में सबसे पहली कौन सी है? रोजवुड, महोगनी, एनी और इबोनी। ये कुछ प्रोमिनेंट ट्री स्पीशीज हैं जो यहां पर पाई जाती हैं। अब लगभग इन्हीं तरीके की सर्कमस्टांसेस में अगर लेट से बारिश जो है वो 200 सेंटीमीटर से कम हो जाए, यानी कि साल भर जो है आपका हॉट और ह्यूमिड टेम्परेचर आपको देखने को मिले, मीन एवरेज टेम्परेचर भी 20-22 डिग्री के आसपास रहे, मगर जो तीसरी शर्त थी कि आपका एनुअल प्रेसिपिटेशन या फिर आपका जो एनुअल टेम्परेचर है वो लगभग 200 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर यहां बारिश थोड़ी सी कम हो जाए, अगर यहां पे बारिश 200 सेंटीमीटर से कम चली जाए, तो ऐसी कंडीशन में जो पेड़ यहां पे फिर देखने को मिलते हैं, जो पेड़ यहां पर होते हैं उनको बोला जाता है, या फिर जो फॉरेस्ट यहां पर होते हैं उसको बोला जाता है सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट का मतलब क्या है? सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट कहां पे देखने के लिए मिलते हैं? देश के वो हिस्सों में जहां पे ये दोनों कंडीशंस आपको ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट देखने के लिए मिलता है। हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट के साथ ही साथ दूसरी चीज जो देखने के लिए मिलती है वो ये है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट के साथ में जो दूसरी चीज देखने के लिए मिलती है वो है कि यहां पर मीन एवरेज टेम्परेचर 22 डिग्री से ज्यादा है, मगर तीसरी कंडीशन की एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होना चाहिए। तो अगर ये 200 सेंटीमीटर से कम हो जाता है, जैसे ये 200 सेंटीमीटर से कम होता है, तो फिर वहां पर आपको उस तरीके के डेंस फॉरेस्ट देखने के लिए नहीं मिलते, उस तरीके के डेंस ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने के लिए नहीं मिलते। फिर वहां पे आपको सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। बस यही बात यहां पे लिखी हुई है। अब मैं आपको इनकी फोटोग्राफ दिखाता हूं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। रोजवुड, महोगनी, एनी, इबोनी ये कैसी होती हैं देख लेते हैं। ये पेड़ जो है वो जब लगा रहता है तब इस तरीके से दिखता है, और उसको काटने के बाद हमको जब ये समझ में आता है कि इसका जो सेंट्रल पोर्शन है वो इस तरीके से, इसको अगर आप देखोगे तो गुलाब जैसा अपीयरेंस देखने के लिए मिलता है। तो ये जो गुलाब जैसा अपीयरेंस इसको काटने पे देखने के लिए मिलता है, देखने पे मिलता है, इसके चलते हम लोगों ने इसका नाम जो है रोजवुड रखा है, या फिर इस पेड़ को जो है रोजवुड बोला जाता है। दूसरा जो पेड़ है महोगनी का पेड़, जब वो लगा रहता है कुछ इस तरीके से दिखता है, और उसका टिम्बर जब आप काटोगे तो कुछ इस तरीके से। अब क्लियर कट है, एक मिनट के लिए अगर आप ये बोलो कि यार ये पेड़ तो ऑलमोस्ट सेम दिख रहे हैं, ये वाला पेड़ और इसमें कितना आप फर्क बता लोगे? थोड़ा बहुत चलो फर्क है, मगर ऐसे आप कितना पहचान लोगे? मगर टिम्बर काट के देखोगे तो क्लियर समझ में आ रहा है, इसके टिम्बर के अंदर आपको ये एक रोज जैसा पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है। मगर यहां पर अगर हम बात करें तो इसका जो टिम्बर है वो पूरा साफ है, इसके अंदर इस तरीके का कोई पैटर्न नहीं है। महोगनी की लकड़ी खूब इस्तेमाल होती है फर्नीचर वगैरह बनाने में, और घर में खासतौर पर अंग्रेजों के जो मकान होते हैं जिसमें लकड़ी खूब लगती है उसमें इसका बहुत इस्तेमाल होता है। तीसरा जो पेड़ है वो है एनी। ये पेड़ में काफी बड़ी मात्रा में इस तरीके के फ्रूट्स वगैरह होते हैं, जैक फ्रूट्स वगैरह काफी देखने के लिए मिलते हैं, देख लीजिए। इसके बाद अगली होती है इबोनी। अब इबोनी के साथ में भी वही कहानी है, कई लोग इसको इबोनी भी बोलते हैं, इबोनी इबोनी जो भी है। अब इसका पेड़, इसका पेड़, इसका पेड़ ज्यादा कोई फर्क ऐसा समझ में नहीं आएगा। फर्क समझ में आता है जब आप लकड़ी काट के देखते हो। जिस तरीके से रोजवुड के अंदर हमको यहाँ पे लाल लाल जो है आपका फूल जैसा दिख रहा था, उसी तरीके से जब इसको काट के देखेंगे तो यहाँ पे काले कलर का धब्बा समझ में आएगा, एक ब्लैक कलर का जो है यहाँ पर हमको एक धब्बा देखने के लिए मिलेगा। ये सारी की सारी चीजें इस तरीके के जो पेड़ वगैरह हैं आपको यहाँ पे प्रोमिनेंटली देखने के लिए मिलते हैं। Such forests have a mixture of evergreen and moist deciduous tree. The undergrowing climbers provide an evergreen character to these forests. Main species are white cedar, hollock and kale. तो अभी हम लोगों ने इन पेड़ों के बारे में बात करने के पहले एक लास्ट लाइन पढ़ी थी कि भाई सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट जो आपके लेस रेनी इलाके होते हैं, जहां पे वही क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए थी, वहां पर आपको सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने के लिए मिलते हैं। अब ये सेमी एवरग्रीन क्यों होते हैं? सेमी एवरग्रीन होने के पीछे की वजह यह है कि यहां पर आपको कुछ एवरग्रीन ट्रीज भी देखने के लिए मिलती हैं और कुछ मॉइस्ट डेसिडियस ट्री भी देखने के लिए मिलती हैं। मॉइस्ट डेसिडियस ट्री वो ट्री होती हैं जो साल के एक पर्टिकुलर वक्त में अपना जो सारी की सारी पत्तियां उनको झाड़ देती हैं, और आपको एक प्रोमिनेंटली एक हिस्सा जो है जंगल का समझ में आता है कि भाई ऐसा लगता है कि ये वीरान सा हो गया, सारे पेड़ जो है सूख गए। मगर एट द सेम टाइम कुछ आपके पेड़ होते हैं जो एवरग्रीन है, जिनमें साल भर जो है आपको ग्रीन देखने को मिलेंगे, क्योंकि उनका जो पत्तियां झाड़ने का या शेड करने का टाइम है, ये दूसरा आपका मॉइस्ट डेसिडियस ट्रीज का जो आपका पत्तियां झाड़ने का टाइम है उसके साथ में कोइंसाइड नहीं करता। तो जंगल का एक हिस्सा जो है वो, जंगल का एक हिस्सा अभी भी ग्रीन दिख रहा है, एक हिस्सा फिर आपको ऐसा दिख रहा है कि सूख गया, फिर एक हिस्सा ग्रीन दिख रहा है। इस तरीके की परिस्थितियां जो है गर्मियों के पहले बनती हैं यहाँ पर। तो ये इस तरीके के जो फॉरेस्ट है उनको मॉइस्ट डेसिडियस, इस तरीके की जो फॉरेस्ट है उन्हें सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट बोला जाता है। यहाँ पर आपको एवरग्रीन और ट्रीज का और मॉइस्ट डेसिडियस ट्रीज का जो है कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलता है। द अंडरग्रोइंग क्लाइंबर्स प्रोवाइड एन एवरग्रीन कैरेक्टर टू दीज फॉरेस्ट। मेन स्पीशीज आर व्हाइट सेडार, हॉलॉक एंड केल। तो यहां पर मिलने वाली जो आपकी मेन स्पीशीज है वो कौन कौन सी हैं? व्हाइट सेडार, हॉलॉक एंड केल। एक एक करके इनकी बात करते हैं। ये व्हाइट सेडार है, कई लोग इसको विद्या का पेड़ भी बोलते थे, इसके छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो
कई बार वो आपका इसके जो छोटे छोटे पत्तियों के टुकड़े हैं, इसको कई बार आप अपनी नोटबुक्स वगैरह के अंदर भी रखते थे, वो ये कहते हुए कि इससे विद्या आती है वगैरह वगैरह। अब मुझे नहीं पता अब होता है कि नहीं, मेरे टाइम पे ये अंधविश्वास खूब चलता था। तो व्हाइट सेडार का पेड़ कुछ इस तरीके से होता है। हॉलॉक का जो पेड़ है वो कुछ इस तरीके से होता है। इसकी जड़ें आपको काफी गहरी देखने को मिलती हैं, काफी मजबूत पेड़ होते हैं, इसके तने बहुत ज्यादा जो है सख्त होते हैं, एंड जब इनको काटा जाए तो इनका टिम्बर फिर कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलता है। फिर आता है कैल का पेड़, वो कुछ इस तरीके का होता है। चले आगे बढ़ते हैं। The British were aware of the economic value of the forest in the India. Hence, large-scale exploitation of these forests was started. The structure of forest was also changed. The oak forest in Gadwal and Kumaon were replaced by pine, chir, which was needed to lay railway lines. तो कुल मिलाकर यहाँ पे अंग्रेजों को समझ में आ गया कि इस वन संपदा को अच्छे से लूटा जा सकता है, इसका अच्छा एक्सप्लॉइटेशन किया जा सकता है, और उन्होंने फिर इसका जमकर दोहन किया भी। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब उत्तराखंड में जो गढ़वाल और कुमाऊं का इलाका है, यहाँ पर नेचुरली जो फॉरेस्ट हुआ करते थे वो ओक के फॉरेस्ट हुआ करते थे। मगर अंग्रेजों ने जब देखा कि भाई यहाँ पर रेलवे लाइन्स वगैरह बिछाने के लिए हमको जो है टिम्बर की ज़रूरत है, और हमको पाइन की ट्री जो होती है उसकी टिम्बर चाहिए, तो और यहाँ पर पाइन की ट्री उगाने की सर्कमस्टांसेस अच्छी बनी हुई हैं, तो भले ही नेचुरली यहाँ पर ओक का फॉरेस्ट होता था, उन्होंने पूरे के पूरे जंगल काट के साफ कर दिया और उसकी जगह पे उन्होंने बाकायदा यहाँ पे पाइन के जो फॉरेस्ट हैं वो लगाए, पाइन की जो ट्रीज हैं उनको लगा के पूरा नेचुरल वेजिटेशन फॉरेस्ट का चेंज कर दिया, और इसकी मदद से फिर रेलवे के लिए काफी बड़ी मात्रा में टिम्बर यहाँ से निकाला था। इस तरीके से काफी आप यूं कह सकते हैं कि हमारे फॉरेस्ट रिसोर्सेज का भी काफी बड़े लेवल पर एक्सप्लॉइटेशन हमको देखने के लिए मिलता है। तो ये पहले हम लोग इसकी फोटोग्राफ देख लेते हैं। ओक का जो पेड़ होता है या ओक के जो फॉरेस्ट होते हैं वो कुछ इस तरीके के देखने के होते हैं, और पाइन के जो फॉरेस्ट होते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं। अब एक मिनट के लिए आप बोलोगे कि क्या फर्क पड़ रहा है, मोरलेस एक ही जैसे तो दिख रहा है, पत्तियों में फर्क आ जाता है। ओक की पत्तियां इस तरीके से लाल होकर झड़ती हैं, पाइन की पत्तियां इस तरीके से लाल होकर नहीं झड़ती हैं, प्लस इनकी जो कैनोपी होती है वो काफ़ी हद तक अलग हो जाती है, काफ़ी लंबी हाइट तक जाते हैं, और इनकी टिम्बर जो है वो ज़्यादा अच्छी होती है, आप यूँ कह सकते हैं रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा आइडियलाइज्ड होती है। तो ये पाइन के फॉरेस्ट हैं जो पूरे के पूरे उन्होंने गढ़वाल के इलाकों में लगा दिए, और ये ओक के फॉरेस्ट हैं। चलें, Forests were also cleared for introduction of plantation of tree and rubber and coffee. The British also used timber for construction activity as it act as an insulator of heat. The protectional use of forest was thus replaced by commercial use. तो इसके अलावा एक जगह पे उन्होंने क्या किया है, गढ़वाल में उन्होंने पाइन के पूरे फॉरेस्ट लगा दिए, उठा के ओक के फॉरेस्ट काट दिए। वजह ये थी कि उनको रेलवे के लिए टिम्बर चाहिए था। तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन जो है फॉरेस्ट वगैरह के साथ में डील करने की उनकी पॉलिसी का मैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर अदा करता था। किसी चीज़ का कितना इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है, ये इकोनॉमिकली वो कितनी कोई चीज़ उनको फायदा पहुंचा सकती है, वाइबल है, उसके बेसिस पर जो है वो डिसाइड करते थे कि उनको किसी पर्टिकुलर जगह पे क्या एक्शंस लेने हैं क्या नहीं लेने। तो जिस तरीके से गढ़वाल में किया था उसी जगह से उसी तरह से जब उनको सिक्किम में और दार्जिलिंग के इलाकों में ये दिखा कि यहाँ पर भाई चाय की अच्छी खेती हो सकती है, तो वहाँ के जंगल साफ करके वहाँ पे उन्होंने टी प्लांटेशन लगा दिया, बड़ी मात्रा में चाय की खेती करी और खूब उससे पैसा कमाया ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह ने। इसी तरह कई जगहों पर रबर और कॉफी का कल्टीवेशन शुरू करवा दिया। तो कहने का पॉइंट यह है कि अब जिस तरह से, इसके अलावा टिम्बर का इस्तेमाल जो है ये हीट से बचने के लिए एक इंसुलेटर के तौर पर भी किया करते थे, क्योंकि टिम्बर जो है वो अगर आप उसका कंस्ट्रक्शन वगैरह करोगे तो जैसे आप टिम्बर के बनाए हुए मकान या कंस्ट्रक्शन में अंदर जाते हो, हीट एकदम से जो है कम होती है, आपको टेम्परेचर में एक अच्छा खासा ड्रॉप देखने के लिए मिलता है। तो कई बार वो अपने घर वगैरह को बनाने के लिए टिम्बर का इस्तेमाल करते थे इंसुलेटर ऑफ हीट के तौर पर। तो कुल मिलाकर यहाँ से एक पॉइंट जा रहा है कि पर्सनल लाइफ की बात की जाए अंग्रेजों की प्रोफेशनल लाइफ की बात की जाए, फॉरेस्ट का जो यूज था वो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जा रहा था, ना कि प्रोटेक्शनल यूज के लिए कि हमको हमारे खाने के लिए कुछ मिल जाए बस। इसके अलावा हम जंगल को ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, हमारी ज़रूरत की थोड़ी बहुत चीज़ें पूरी हो जाएं जंगल से, इसके अलावा फिर हम जंगल को परेशान नहीं करेंगे। एंड ये जो पर्टिकुलर आपका थॉट प्रोसेस हुआ करता था, इसकी जगह पर अब ये थॉट प्रोसेस आ गया कि भाई हमारा जो काम है वो तो हो ही जाए, हमारी ज़िंदगी के लिए हमको जंगलों से जितनी चीज़ों की ज़रूरत है वो तो मिल ही जाए, मगर इसके अलावा हम उसका और कितना एक्सप्लॉइटेशन कर सकते हैं ये बात हमको देखनी है। तो ये सारे के सारे फैक्टर जो हैं वो निकल कर आए, ये सारे के सारे फैक्टर्स आपको देखने के लिए मिले। अगला जो फॉरेस्ट आता है या जो अगले जो फॉरेस्ट की कैटेगरी आती है वो है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। अब इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। These are the most widespread forest in India. They are also called the monsoon forest. They spread over regions which receive rainfall between 70 to 200 centimeter. On the basis of the availability of water, these forests are further divided into moist and dry deciduous forest. तो हम लोगों ने
एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में बात कर ली। जो नेक्स्ट कैटेगरी अब अपन देख रहे हैं उसका नाम है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मात्रा में होने वाले फॉरेस्ट हैं, या फिर अगर हम ये बोल लें कि सबसे ज्यादा एरिया में किस तरीके का जंगल या किस तरीके का फॉरेस्ट हिंदुस्तान में फैला हुआ है, इंडिया में फैला हुआ है, तो उसका जवाब हो जाएगा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। इनको कई बार एक और नाम से जाना जाता है और वो है मॉनसून फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट बोल लीजिए, मॉनसून फॉरेस्ट बोल लीजिए, एक ही बात पड़ती है। और हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा इलाके में सबसे बड़े इलाके को ये वाले फॉरेस्ट कवर करते हैं। ये आपको कहां देखने के लिए मिलते हैं? जनरली उन इलाकों में देखने के लिए मिलते हैं जहां पर रेनफॉल 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। टेंपरेचर में जो फर्क आ रहा है आया करे, मॉइस्ट और ड्राई कंडीशंस हैं या नहीं है वो सब बात की बात है, मगर प्रोमिनेंट फैक्टर क्या है? प्रेसिपिटेशन 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। अब 70 सेंटीमीटर के आसपास में, 80 सेंटीमीटर है, 90 है, 100 है, 110 120 के आसपास में है, तो आपको एक अलग तरीके का फॉरेस्ट देखने के लिए मिलेगा। और 200 सेंटीमीटर के आसपास में अगर बारिश हो रही है, 180 है, 100, मैं ये नहीं बोल रहा हूं 200 के पार चला गया, मगर 180 है, 175 है, 195 है, इस तरीके के अगर लेवल पर बारिश हो रही है तो फिर आपको एक अलग तरीके का जो है डेसिडियस फॉरेस्ट देखने के लिए मिलेगा। और वही बात नेक्स्ट लाइन में लिखी हुई है कि वो जगह जहां पर भाई 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच में बारिश हो रही है वहां पर ये फॉरेस्ट होंगे। मगर फिर वही बात कि 70 से 200 के बीच में अगर 70 के ज्यादा करीब है आपका नंबर, 80 है, 90 है, 100 है, 110 है, 120 है, तो अलग तरीके का फॉरेस्ट है, या फिर अलग तरीके की कैटेगरी आपको इस कैटेगरी में एक अलग तरीके की सब कैटेगरी देखने के लिए मिलेगी। और अगर 200 के करीब है, 190 है, 180 है, 175 है, 195 है, तो इसी पर्टिकुलर कैटेगरी में एक अलग तरीके की सब कैटेगरी देखने के लिए मिलेगी। और वो क्या क्या कैटेगरीज हैं? एक को हम लोग बोलते हैं मॉइस्ट और दूसरे को बोलते हैं ड्राई। अब जाहिर सी बात है, मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट कहां पे होगा? वहां पर होगा जहां पे बारिश 200 सेंटीमीटर के थोड़ा पास में हो रही है। 200 सेंटीमीटर के आसपास में अगर आपका नंबर है तो फिर आपको मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। और अगर 70 के आसपास में, 80 90 100 के तक अगर हो रही है, 120 130 तक जा रहा है, तो फिर ऐसी कंडीशन में ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। ये पेड़ आप देख लीजिए, कुछ इस तरीके से हमको देखने को मिलते हैं। एक पर्टिकुलर सीजन में ये पेड़ सारी की सारी अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं। खासतौर पे मध्य भारत में अगर आप देखोगे तो वहां पर ये आपको काफी ज्यादा प्रोमिनेंटली फेनोमेनन देखने को मिलता है। एक ही वक्त में ये सारी की सारी पत्तियां अपनी झाड़ देते हैं गर्मियों के मौसम में, और तब अगर आप इन जंगलों को देखोगे तो ऐसा लगेगा सारे पेड़ मर गए, सारे के सारे पेड़ सूख गए, इनमें अब कोई जान नहीं बची। मगर जैसे ही मानसून आता है वैसे ही ये सब के सब हरे हो जाते हैं और जंगल फिर जो है एकदम से खिलकर आ जाता है। अब आपको वो जो 2 महीने पहले दिख रहा था कि सारे पेड़ जो है खत्म हो गए, मर गए, इनमें जान नहीं है, जब वो फिर से हरे होते हैं तो वो अपने आप में एक आश्चर्यचकित करने वाली बात होती है, वो अपने आप में एक सुखद आश्चर्य हो जाता है। तो ये चीज जो है हमको काफी बड़े लेवल पर देखने के लिए मिलती है। 70 टू 200 सेंटीमीटर के बीच का वेरिएशन, आप किस नंबर के आप ज्यादा करीब हो उसके बेसिस पे मॉइस्ट या फिर ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं। मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट आर मोर प्रोनाउंस इन द रीजन वेयर रेनफॉल रिकॉर्ड बिटवीन 100 टू 200 सेंटीमीटर। वही बात आ गई, मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट कहां पे देखने को मिलते हैं? जहां पे बारिश 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में हो रही है। जनरली कहां पे पाए जाते हैं इस तरीके के जंगल? या तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में देखने को मिलते हैं, हिमालय के फुट हिल्स में, या फिर वेस्टर्न घाट का जो ईस्टर्न स्लोप है, यानी कि वो वाला हिस्सा जिसपे मॉनसून डायरेक्टली आके नहीं टकराता, या फिर वो वाला हिस्सा, इसको इस तरह से बोल सकते हैं, जो कोस्ट से अपोजिट डायरेक्शन में है, वहां पर हमको ये चीज देखने को मिलती है। वेस्टर्न घाट्स में ये चीज देखने को मिलती है और उड़ीसा में ये चीज देखने को मिलती है। मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट की बात कर रहा हूं, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है? तो याद रखिएगा, वेस्टर्न घाट्स का ये वाला हिस्सा जहां जो वेस्टर्न घाट का ये वाला हिस्सा जो जिस पर साउथ वेस्ट मानसून डायरेक्टली आके नहीं टकराता, या यूं बोलूं कि वो वाला हिस्सा जो कोस्ट के अपोजिट डायरेक्शन में, वहां पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात की जाए तो हिमालय के फुटहिल्स में एंड उड़ीसा के जो इलाके हैं वहां पर आपको ये पर्टिकुलर फॉरेस्ट देखने के लिए मिलता है। प्रोमिनेंटली किस तरीके के पेड़ यहां पे होते हैं? टीक का, साल का, शीशम का, हुर्रा, महुआ, आंवला, शीशम, कुसुम, सैंडलवुड यानी कि आपका जो चंदन का पेड़ है, इस तरीके के जो पेड़ है यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। ये प्रोमिनेंटली आपकी मेन स्पीशीज है, ये पेड़ यहाँ पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। एक एक करके इनकी फोटोग्राफ देख लेते हैं। एक बार फिर से देखिए, टीक, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सीमल, कुसुम और सैंडलवुड, ये प्रोमिनेंट पेड़ है। इसका ये भी मतलब नहीं है कि यहाँ पे इसके अलावा और कोई वैरायटी नहीं होती है, मगर ये प्रोमिनेंट वैरायटीज हैं, सबसे ज्यादा मात्रा में होती हैं। और फिर वही बात आ जाती है कि अंग्रेजों की हरकतें हम भी आगे लेकर चल रहे हैं, तो जंगलों का आज भी एक बड़े लेवल पर कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। अब जो कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के नाम पर हम टिम्बर काट काट के जंगलों से थोड़ा बहुत जो भी निकाल कर ला रहे हैं, उसमें प्रोमिनेंटली क्योंकि हम लोग इन पेड़ों के ऊपर फोकस करते हैं, इसलिए हम इन्हीं के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा और भी दसियों वैरायटीज देखने को मिलती हैं, बट वो कमर्शियली वायबल नहीं होंगी, इंपॉर्टेंट नहीं होंगी,
रेलेवेंट नहीं होंगी, इसलिए एनसीईआरटी में उनका जिक्र नहीं है। तो ये नहीं मान लीजिएगा कि सिर्फ इतने ही तरीके के पेड़ हैं, और भी तरीके के पेड़ हैं, और भी बीसियों तरीके की प्रजातियां होती हैं, बट वो हमारे काम की नहीं है। चलें, तो सबसे पहला टीक, जंगल इसका जब लगा रहता है तो कुछ इस तरीके से दिखता है, और जब टिम्बर काट दिया जाए तो कुछ इस तरीके का होता है, और बहुत एक्सीलेंट किस्म की लकड़ी है, फर्नीचर वगैरह बनाने में खूब इस्तेमाल होती है, और बड़ी मात्रा में इसका टिम्बर जो है वो जंगलों से ऑब्टेन किया जाता है। ये देख लीजिए, 2 फोटोग्राफ्स और मैंने इसकी लगाई हैं कि टीक का जब पेड़ काटा जाता है तो फिर किस तरीके से दिखता है, और अल्टीमेटली फिर उसकी मदद से जब हम लोग उस वुड को अलग अलग शेप्स देते हैं इस्तेमाल करने के लिए, तो किस तरीके से वो नज़र आता है। अच्छी क्वालिटी की लकड़ी होती है तो खूब इस्तेमाल होती है। दूसरा है साल। अब साल का जब जंगल आप नेचुरली लगा हुआ देखोगे, या साल के पेड़ को आप लगातार नेचुरली देखोगे, तो कुछ इस तरीके का होता है। इसकी पत्तियां कुछ ऐसी दिखती हैं, काटने के बाद में हमको इसका जो पूरा का पूरा तना है अंदर से इस तरीके से लाल समझ में आता है। रोजवुड के साथ में कंफ्यूज मत करिएगा। रोजवुड में हमने क्या देखा था, जैसे इसके पहले वाले में बात करते हैं, रोजवुड में एक सर्टेन इलाका जो है वो इस तरीके से रंगा हुआ था, और आपको ऐसा पैटर्न दे रहा था कि जैसे एक रोज का फ्लावर बना हुआ हो। मगर यहां पर क्या फर्क पड़ रहा है, जो आपका साल का पेड़ है उसमें आपको ये पूरा का पूरा तना जो है लाल कलर से इस तरीके से अंदर से रंगा हुआ समझ में आ रहा है। टिम्बर अच्छी क्वालिटी का है, मगर ये रोजवुड नहीं है। रोजवुड के साथ में इसको कंफ्यूज मत करिएगा। साल का पेड़ अंदर से पूरा लाल होता है, रोजवुड का जो है एक सर्टेन हिस्सा जो अंदर का कोर है वो लाल होता है, बाकी उसके आसपास में लालिमा आपको देखने को नहीं मिलती है। अगला शीशम। शीशम का पेड़ ये रहा आपके सामने, जब लगा रहता है तब कुछ इस तरीके से दिखता है, इसकी पत्तियां कुछ ऐसी हैं, और कटने के बाद में इसका टिम्बर कुछ इस तरीके का दिखता है। अच्छी क्वालिटी का टिम्बर है इसमें आपका जो बेंडिंग और टेंसाइल की जो स्ट्रेंथ होती है वो काफी ज्यादा है। जो इंजीनियरिंग करे हुए हैं, या फिर जिन्होंने जो बाद में कभी इंजीनियरिंग करेंगे, उनको पता चलेगा इस बारे में कि शीशम का जो पेड़ है या शीशम का जो टिम्बर होता है, इसके बीम्स खूब बनाए जाते हैं, क्योंकि इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत गजब की रहती है। इसका बहुत इस्तेमाल होता है शीशम में। शीशम का काफ़ी इस्तेमाल जो है कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ में, जो बड़े लेवल पर मेगा प्रोजेक्ट्स बनते हैं उसमें खूब देखने को मिलता है। अगला आता है हुर्रा। हुर्रा का पेड़ कुछ इस तरीके से होता है, इसका जो तना है इसके ऊपर आपको इस तरीके से कांटे 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 निकले हुए देखने को मिलते हैं। इस तरीके का ये पेड़ होता है। चल अगला आ गया, अगला जो है वो महुआ का पेड़ है। देखने में कुछ इस तरीके से दिखता है, इसके ऊपर फिर ये छोटे छोटे फ्रूट्स लगते हैं। महुए की फिर शराब बनाई जाती है और कई सारी चीज़ें की जाती हैं। आदिवासी इसका काफ़ी बड़ी मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। जो हमारे ट्राइबल्स हैं उनके कल्चर में महुए का बहुत विशेष योगदान है। जंगल में काफ़ी बड़ी मात्रा में होता है और काफ़ी बड़ी मात्रा में कंज्यूम भी किया जाता है। तो ये महुआ हो गया। इसके बाद में आंवला आ गया। योग में आंवला को कई बार अमृत के नाम से, अमृत की भी उपाधि दी गई है। बहुत अगर आप आंवला वगैरह कंज्यूम करो तो उसके अपने कुछ काफ़ी फायदे होते हैं। इसमें खूब बड़ी मात्रा में विटामिन सी आपको देखने को मिलता है। तो आंवले का पेड़ कुछ इस तरीके का होता है और इसका जो फ्रूट है इस तरीके से, अंग्रेजी में इसको गूसबेरी के नाम से जाना जाता है। फिर ये आ गया सेमूल। सेमूल का पेड़ कुछ ऐसा है, इसमें लाल फूल आते हैं, लाल पत्तियाँ होती हैं इसकी। देखिए काफ़ी मजबूत और सख्त बड़ा तना होता है। और फोटोग्राफ देख लीजिए। अगला है कुसुम। कुसुम का पेड़ कुछ ऐसा है, ये इसकी पत्तियां हो गई कुसुम की। ये आ गया सैंडलवुड, चंदन की लकड़ी, जिसका जो काफ़ी ज़्यादा जो है खबरों में बनी रहती है, कई सारी वजूहात के चलते, कई सही गलत। तो ये चंदन के पेड़ हो गए और ये चंदन की लकड़ी हो गई। कई घरों में जहाँ पे अभी भी रिलीजन वगैरह प्रोमिनेंटली प्रैक्टिस किया जाता है, पूजा वगैरह के वक्त में वो छोटी सी चंदन की लकड़ी को घिसकर भगवान को चंदन लगाया जाता है। खुद भी जो है चंदन लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। चल आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में बात करके ख़त्म करी। जो प्रोमिनेंट उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देखी, और वहाँ पर जो प्रोमिनेंट आपके पेड़ होते हैं उनको देखा। अब बात करेंगे ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में। ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट जो है वो भी एक काफ़ी बड़ा एरिया हिंदुस्तान का कवर करते हैं, और ये जनरली आपको उन इलाकों में देखने के लिए मिलते हैं जहाँ पर बारिश 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है। अगर 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होगी तो कौन से फॉरेस्ट देखने को मिल रहा है? तो मिल रहा है मॉइस्ट डेसिडियस। मगर अगर 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में बारिश हो रही है तो फिर कौन से फॉरेस्ट देखने के लिए मिल रहा है? तो देखने को मिल रहा है ड्राई डेसिडियस। ऑन द वेटर मार्जिन्स इट हैज अ ट्रांजिशन टू द मॉइस्ट डेसिडियस, व्हाइल ऑन द ड्रायर मार्जिन टू थॉर्न फॉरेस्ट। इसको इस तरह, ये जो लाइन है इसको मैं आपको समझाता हूं। सपोज कर लेते हैं कि इतने इलाके में जो इतना इलाका जो है यहां पर 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में बारिश हो रही है। तो यहां पर हमको किस तरीके का फॉरेस्ट देखने को मिलेगा? ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। अब यहां से जैसे जैसे हम लोग इस तरफ जा रहे हैं, बारिश जो है वो 200 सेंटीमीटर
सेंटीमीटर को पार कर रही है। ये जो इलाका है यहां पर 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होने लगी है। तो ऐसा नहीं होगा ना कि इस लाइन के पहले यहां पर 100 सेंटीमीटर तक बारिश हो रही है और जैसे ये लाइन हमने क्रॉस करी तो एकदम से 200 सेंटीमीटर बारिश होने लगी। जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो यहां पे बारिश जो है बढ़ने लगेगी और अल्टीमेटली फिर जो है वो एक सर्टेन लेवल तक बढ़ के 200 सेंटीमीटर क्रॉस कर जाएगी। तो कहने का लॉजिक ये है कि ये जो पोर्शन है जो वेटर है, जो कंपैरेटिवली इस इलाके की अपेक्षा ज्यादा गीला है, ज्यादा वेटर है, जहां पर ज्यादा बारिश हो रही है, जैसे जैसे आप इस पर्टिकुलर फॉरेस्ट से इस तरफ मूव करोगे तो आपको यह देखने को मिलता है कि ये जो पर्टिकुलर फॉरेस्ट है आपका ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट जो है ये मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट में कन्वर्ट होने लगता है। यहां पर आपको मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलने लगता है। फिर से एक बार समझिए, ये एरिया है, यहां पे 70 से 100 सेंटीमीटर के आसपास बारिश हो रही है, आपको ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिल रहा है। यहां पे 100 सेंटीमीटर से ज्यादा लेट से या 150 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर के आसपास बारिश हो रही है। ऐसा नहीं होगा कि इस लाइन के इस तरफ एकदम से 100 सेंटीमीटर तक पानी गिर रहा था और इसके इस तरफ जाके 200 सेंटीमीटर तक पानी गिरने लगा। तो जैसे जैसे आप इससे इस तरफ मूव करोगे वैसे वैसे यहां से यहां तक जाने में रेनफॉल की वैल्यू बढ़ेगी एंड अल्टीमेटली जैसे जैसे रेनफॉल बढ़ेगा तो ये जो पर्टिकुलर मार्जिन है ये ज्यादा वेट हो जाएगा, ज्यादा वेटर हो जाएगा इन कंपैरिजन टू जो आपका बचा हुआ पोर्शन है। तो यहां पर हमको ये देखने को मिलता है कि ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट से पहले मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट में ट्रांसफॉर्मेशन होता है और अगर फर्दर रेनफॉल बढ़ता चला गया तो फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट है ये एवरग्रीन फॉरेस्ट की तरफ में जो है ट्रांसफॉर्मेशन आपको शो करने लगेगा। अब इसी का उल्टा अगर हम लोग यहां से इस तरफ आए और हमको ये देखने को मिले कि बारिश 70 सेंटीमीटर से भी कम हो रही है। जैसे जैसे हम लोग यहां से इस तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं हमको ये दिख रहा है कि बारिश अब 70 सेंटीमीटर से भी कम होती चली जा रही है। ऐसी परिस्थिति में हमको ये देखने को मिलता है कि ये जो मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट है ये थॉर्न्स में कन्वर्ट होने लगता है या फिर थॉर्न फॉरेस्ट में कन्वर्ट होने लगता है। मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट में फिर भी आपको पेड़ पत्तियां देखने को मिलेंगी, पत्तियां वगैरह जो है ठीक ठाक उनका शेप रहता है, मगर जैसे जैसे फिर आप और इस तरफ मूव करोगे और आपको देखने को मिला कि भाई जो टेम्परेचर देखने को मिला कि रेनफॉल और कम होता चला जा रहा है, 70 के नीचे हो गया, 70 से नीचे चला गया। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, ऐसी परिस्थिति में यह होगा कि यहां पर आपको थॉर्न फॉरेस्ट बड़ी मात्रा में देखने को मिलेंगे। आपकी पत्तियां जो है वो छोटी होती चली जाएंगी, ज्यादा नुकीली होती चली जाएंगी, कैक्टस और झाड़ जंगल इस तरीके की चीजें आपको फिर देखना शुरू हो जाएंगी। तो कहने का मतलब यह है कि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो मार्जिन है कंपेयर टू बाकी जो क्षेत्र है उसकी अपेक्षा ये ज्यादा ड्राई है और ड्राई होने के चलते यहां पर आपको मॉइस्ट आपको ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट के भी आगे की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो थॉर्न वगैरह की आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सारी की सारी यहां पे देखने को मिलती हैं। बस वही बात यहां पे लिखी हुई है कि इस पर्टिकुलर जो फॉरेस्ट होते हैं इसके जो वेटर मार्जिन हैं वहां पर हमको मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है और अगर फर्दर वेटनेस बढ़ती चली जाएगी आगे जाके तो फिर वो आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वगैरह जो हैं आपके एवरग्रीन वाले उनमें भी कन्वर्ट हो सकते हैं। और अगर आप इसके ड्रायर मार्जिन की तरफ में आएंगे तो फिर यहां पे पत्तियां और छोटी और नुकीली होती चली जाएंगी और थॉर्न फॉरेस्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ये जनरली आपको कहां देखने को मिलते हैं? दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन रेनियर एरियाज ऑफ पेनिनसुला एंड द प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार। यूपी एंड बिहार का जो मैदानी इलाका है वहां पर और पेनिनसुला का जो पोर्शन है उसके वो क्षेत्र जहां पे बारिश ठीक ठाक होती है, बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, वहां पर ये फॉरेस्ट आपको होते हुए दिखते हैं। In the higher rainfall regions of the peninsular plateau and the northern Indian plain, these forests have a parkland space with open stretches in which teak and other trees interspersed with patches of grass are common. As the dry season begins, the trees shed their leaves completely and the forest appears like a vast grassland with naked trees all around. तो जहां पे वो क्षेत्र जहां पे ठीक ठाक बारिश हो रही है या फिर वहां वो पर्टिकुलर क्षेत्र जहां पे ज्यादा आपको रेनफॉल देखने को मिल रहा है, खासतौर पे पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात की जाए या नदन प्लेन के वो इलाके जहां ज्यादा बारिश हो रही है, जहां पर ये फॉरेस्ट हैं, वहां पर एक पूरा का पूरा इस तरीके का आपको एक लैंडस्केप देखने को मिलता है जहां पे कई सारे तरीके के पेड़ वगैरह हैं और एक दूसरे के साथ में उनकी कैनोपीज भी टकरा रही हैं। टीक वगैरह हो गया या दूसरे आपके पेड़ हो गए वो काफी बड़ी मात्रा में देखने को मिलते हैं। उनके बीच में जो थोड़ा बहुत स्पेस है उसमें ग्रास वगैरह आपको देखने को मिलती है। लगभग कुछ इस तरीके की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाती हैं। देखिए इस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती हैं। एक तो आपकी पेड़ कहीं पे बहुत ज्यादा पास में तो कैनोपीज आपस में टकराएंगी और अगर लेट से कहीं पर थोड़ा बहुत गैप आपको देखने को मिलता है, जैसे ये पेड़ हो गया और ये जो पेड़ों के बीच में गैप है, तो यहाँ पे काफी बड़ी मात्रा में ग्रास वगैरह होती है, काफी बड़ी मात्रा में यहाँ पे ग्रासेस देखने को मिलती हैं। ये सारी की सारी चीजें इन पर्टिकुलर फॉरेस्ट के उन क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं जहां पर ज्यादा मात्रा में बारिश हो रही है।
अब जब आपका गर्मी का सीजन शुरू होता है या फिर यूं बोलूं कि फरवरी मार्च का महीना, जैसे जैसे आप फरवरी से मार्च के महीने की तरफ में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, मार्च का महीना आते आते या मिड मार्च होते होते हमको ये देखने को मिलता है कि ये जो पेड़ हैं ये पूरी तरीके से अपनी सारी पत्तियों को जो है कंप्लीटली शेड अप कर देते हैं और ये पूरा का पूरा फॉरेस्ट जो है आपको एक बहुत बड़े ग्रासलैंड की तरह देखने को में मिलता है, जिसमें सिर्फ निकेट ट्रीज खड़ी हुई हैं, ऐसे पेड़ जिनके ऊपर एक भी पत्ती नहीं है। एक नजर में आपको ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा जंगल जो है वो मर गया है, पूरे के पूरे पेड़ वगैरह जो है वो खत्म हो गए, इनमें कोई जान नहीं बची, एकदम सब सूख जाता है। एक मतलब आपको हजारों पेड़ जो है लाइन से देखने को मिलते हैं और एक पत्ती देखने को नहीं मिल रही है। मगर ये इसलिए किया जाता है ताकि वाटर का जो लॉस है उसको रोका जा सके और अपने आप को प्रिजर्व किया जा सके एक्सट्रीम कंडीशंस में। जैसी फिर बारिश होती है तो वैसी पत्तियां आना शुरू होती हैं और थोड़े ही वक्त में ये जंगल जो है फिर से पूरा का पूरा फिर से जो है हरा हो जाता है। प्रोमिनेंटली यहाँ पर किस तरीके के पेड़ देखने को मिलते हैं? तेंदू हो गया, पलाश हो गया, मलतास हो गया, बेल हो गया, खैर हो गया, एक्सलवुड हो गया, ये कुछ कॉमन पेड़ हैं जो यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। वेस्टर्न एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान वेजिटेशन कवर इज वेरी स्कैंटी ड्यू टू लो रेनफॉल एंड ओवरग्रेजिंग। आप यही तरीके की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपको वेस्टर्न एंड सदर्न राजस्थान में भी देखने को मिलती हैं, मगर उसके बाद में भी यहाँ पर वेजिटेशन बहुत ज़्यादा कम है, बहुत कम मात्रा में आपको वेजिटेशन देखने को मिलता है। उसकी वजह यह है कि तो बारिश बहुत होती है, दूसरा यहाँ पर आपका कैटल ग्रेजिंग खूब करवाई जाती है, तो कैटल ग्रेजिंग के चलते काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है ये कैटल ग्रेजिंग के चलते काफ़ी बड़ी मात्रा में जो भी थोड़ा बहुत झाड़ वगैरह या छोटी मोटी घास वगैरह थी वो सारा का सारा ये कैटल्स खा जाती हैं। तो इसके चलते वेस्टर्न एंड सदर्न राजस्थान में आपको बहुत कम मात्रा में वेजिटेशन देखने के लिए मिलता है। अगला जो फॉरेस्ट आता है उसका नाम है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। अब इसके बारे में हम बात करेंगे। वही बात कि जैसे जैसे हम लोग मॉइस्ट डेसिडियस इलाकों से उस फॉरेस्ट से उस तरफ बढ़े जहां पे रेनफॉल 70 सेंटीमीटर से भी कम है, तो आपको थॉर्न फॉरेस्ट देखने के लिए मिलेंगे। वहां पे कुछ इस तरीके की कहानी हो जाती है कि कुछ थोड़े बहुत पेड़ हैं, उसमें भी नुकीले उसमें भी जो है काफी ज्यादा आपको कांटे वगैरह देखने को मिलते हैं, नुकीले, और इसके अलावा घास वगैरह हो रही है उसमें भी काफी ज्यादा नुकीले कांटे हैं। इस तरीके की जो परिस्थितियां बनती हैं इसको हम लोग ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट बोलते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा बातचीत हमने करनी है। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट उन इलाकों में होते हैं जहां पे रेनफॉल 50 सेंटीमीटर से कम होती है। यहां पे कई सारे तरीके की ग्रासेस आपको देखने को मिलती हैं, कई सारे तरीके के श्रब्स, जो झाड़ जंगल में वर्ड यूज करता हूं इसके लिए अंग्रेजी में जो शब्द है वो है श्रब्स। ये सारे जो श्रब्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। कई सारे तरीके की वैरायटीज ऑफ ग्रासेस देखने को मिलती हैं। एंड कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कांटे होते हैं, पॉइंटेड पत्तियां होती हैं, छोटी पत्तियां होती हैं, ताकि आपका ट्रांसपिरेशन वगैरह जो है उसको रोका जा सके। इवापोरेशन वगैरह के तहत में वाटर का जो लॉस है उसको भी जो है रोका जा सके। किन इलाकों में देखने को मिलते हैं? पंजाब के जो सेमी एरिड एरियाज हैं, साउथ और वेस्ट पंजाब के जो सेमी एरिड एरियाज हैं वहां पे, हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में ये जो आपके ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट हैं वो होते हैं, वहां पे आपको देखने को मिलते हैं। In these forests, plant remain leafless for most part of the year and give an expression of shrub vegetation. Important species found here babool, bear and white date palm, खैर, नीम, केजरी, पलास एक्सेट्रा। तो ये पर्टिकुलर क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पे जनरली आपको साल भर जो प्लांट देखने के लिए मिलते हैं, प्रोमिनेंटली इन पेड़ों में हमको लीव्स देखने को नहीं मिलती हैं, कांटे देखने को मिलते हैं। तो एक मिनट के लिए या फिर एक बार को तो ऐसा लगता है कि शायद ये श्रब वेजिटेशन है। श्रब वेजिटेशन उसको बोला जाता है जहां पे आपको बड़े पेड़ देखने को नहीं मिलते, बस इसी तरीके से थोड़ा बहुत सेंटीमीटर तक आपका प्लांट उगता है और उसके बाद में सस्टेन करता है और मर जाता है, उसकी जगह पर दूसरा प्लांट आ जाता है। जब इस तरीके का जो वेजिटेशन है इसको श्रब वेजिटेशन बोला जाता है। तो श्रब वेजिटेशन वगैरह का कई बार आपको यहाँ पर एक कह सकते हैं कि गलतफहमी होती है या फिर एक इंप्रेशन आता है कि यहाँ पे एक श्रब वेजिटेशन हो रहा है। वजह यह है कि यहाँ पर प्लांट्स जो हैं जनरली साल भर लीफलेस रहते हैं। इंपॉर्टेंट स्पीशीज जो यहाँ देखने को मिलती हैं, बबूल, बेर, वाइल्ड डेट पाम, खैर, नीम, इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। टोशोकी ग्रास ग्रोज अप टू अ हाइट ऑफ 2 मीटर एंड द अंडरग्रोथ। इसके अलावा यहाँ पे कई सारी ग्रासेस वगैरह भी हैं जो अंडरग्रोथ में देखने को मिलती हैं प्रोमिनेंटली। तो शोकी ग्रास जो है वो अंडरग्रोथ में आपको यहाँ पे काफ़ी बड़ी मात्रा में देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट जो फॉरेस्ट आते हैं उनको बोलते हैं माउंटेन फॉरेस्ट। अब इसके बारे में बातचीत करेंगे, चलें देखते हैं इसे। अब जो ये माउंटेन फॉरेस्ट है, जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं या जो माउंटेन्स के इलाके हैं वहाँ पर जो होने वाले फॉरेस्ट हैं उनको हम लोग, कई सारे तरीके की कैटेगरीज होती हैं यहाँ पे, उन सारे फॉरेस्ट को हम लोग माउंटेन फॉरेस्ट की कैटेगरी में या क्लासिफिकेशन में रखकर पढ़ेंगे। In mountainous area, the decrease in temperature with increasing altitude leads to a corresponding change in natural vegetation. The mountain forest can be classified into 2 types, the northern mountain forest and the southern mountain forest. कहने का मतलब यह है या फिर अर्ज ये बनती है कि भाई माउंटेन का जो इलाका है, अब ऑब्वियस सी बात है जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ में
में हाइट में बढ़ते चले जाओगे तो माउंटेनियस रीजन में भी जो है टेम्परेचर चेंज होता चला जाएगा। बेसिक है, हम लोगों ने पढ़ा है इस बारे में कि जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ती चली जाती है ग्राउंड के साथ में, वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता चला जाता है। अब जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता चला जाता है वैसे वैसे वेजिटेशन भी जो है किसी जगह का बदलता चला जाता है। तो जैसे अगर एक माउंटेन की बात कर लें, अगर आप उसकी तराई में खड़े हुए हो, अगर आप उसके एकदम यहाँ पे फुट हिल्स पे खड़े हुए हो, तब आपको अलग तरीके का वेजिटेशन देखने के लिए मिलेगा। और जैसे 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 फिर आप ऊपर बढ़ोगे, हाइट आपकी इंक्रीज होती चली जाएगी, वैसे वैसे होगा ये कि आपका टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। टेम्परेचर कम होता चला जाएगा तो फिर ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर जो वेजिटेशन है या जो फॉरेस्ट है वो आपको अलग तरीके के देखने को मिलेंगे। और अल्टीमेटली एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसके बाद में कोई वेजिटेशन देखना ही बंद हो जाएगा, उसके बाद में फिर कोई वेजिटेशन देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं आपको एक बार बता देता हूं कि किस तरीके से जो है जनरली अपने को वेरिएशन देखने को मिलता है। एकदम फुट हिल्स में अगर आप देखोगे तो ट्रॉपिकल जोन का इलाका है, वहां पे लगभग उसी तरीके की वनस्पति या उसी तरीके के पेड़ या फिर उसी तरीके का आपको वेजिटेशन देखने को मिलता है जैसा ट्रॉपिकल इलाकों में होता है। थोड़ा सा आप ऊपर जाओगे तो सब ट्रॉपिकल जोन में जिस तरीके का वेजिटेशन है वो देखने को मिलने लगता है। और थोड़ा ऊपर जाओगे तो टेम्परेट जोन का जो इलाका आता है वहां का वेजिटेशन दिखने लगता है। एक ही पहाड़ की बात कर रहा हूं, उसी पहाड़ में अलग अलग हाइट्स पे आपको अलग अलग तरीके के वेजिटेशन देखने को मिल रहा है। और थोड़ा ऊपर जाओगे तो सब अल्पाइन जोन शुरू हो जाता है, यहां पर फिर अल्पाइन फॉरेस्ट देखने में को मिलने लगते हैं। फिर उसके बाद सब अल्पाइन जोन में, उसके बाद में फिर प्रोमिनेंटली अल्पाइन जोन देखने को मिलने लगता है। उसके बाद में टंड्रा वेजिटेशन शुरू हो जाता है। अल्टीमेटली उसके बाद में एक पॉइंट के बाद में वेजिटेशन खत्म होता है और फिर वहां पे सिर्फ बर्फ आपको देखने को मिलती है। ये कुछ अलग अलग तरीके के वेरिएशंस हैं जो एक ही पहाड़ में, एक ही आपका हिल रेंज में जैसे जैसे आप हाइट में ऊपर की तरफ उठते हो वैसे आपको देखने को मिलते हैं। तो एक एक करके अब इनके बारे में हम लोग थोड़ी सी बातचीत करेंगे। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि माउंटेनियस रीजन में जैसे जैसे आप ऊपर उठते हो, एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ में टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर कम होने के साथ में करस्पॉन्डिंग वेजिटेशन एक सर्टेन हाइट पर या एक सर्टेन रेंज ऑफ हाइट पर आपको जो देखने को मिलेगी वो बदल जाती है। मगर फिर भी बड़े तौर पे अगर देखा जाए तो माउंटेन के जो फॉरेस्ट हैं जो इंडिया में मिलते हैं, इन्हें दो तरीके से हमने क्लासिफाई किया। पहले तो नदर्न माउंटेन फॉरेस्ट होते हैं और दूसरे होते हैं आपके सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट। एक एक करके इनको देखते हैं। द हिमालयन रेंजेस शो अ सक्सेशन ऑफ वेजिटेशन फ्रॉम द ट्रॉपिकल टू द टंड्रा विच चेंजेस इन विद द एल्टीट्यूड। तो जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ में उठोगे वैसे वैसे हिमालय के पहाड़ों में ये वेजिटेशन में चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। डेसिडियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयस। इट इज सक्सीडेड बाय द वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट बिटवीन एन एल्टीट्यूड ऑफ 1000 to 2000। तो हिमालय के सबसे अगर आप तराई के इलाकों में हो, पहाड़ी क्षेत्रों में हो, आपका एकदम आपका फुटहिल्स में हो तो डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ में उठोगे तो 1000 से 2000 मीटर के एल्टीट्यूड के बीच में हमको टेम्परेट फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। In the higher hill range of northeast India, hilly areas of West Bengal and Uttaranchal, evergreen broadleaf trees such as oak and chestnut are predominant. अब और थोड़ा फर्दर ऊपर जाओगे, खासतौर पे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के इलाकों में, वेस्ट बंगाल के जो हिली रीजन्स हैं, दार्जिलिंग वगैरह का जो क्षेत्र है, उत्तरांचल के या फिर उत्तराखंड का इलाका, इन सारे क्षेत्रों में देखेंगे तो आपको जो एवरग्रीन ब्रॉडलीफ ट्रीज देखने को मिलती हैं। ओक और चेस्टनट की काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है, मतलब यहाँ पे पेड़ वगैरह जो हैं इनकी पत्तियाँ अभी भी काफ़ी ज़्यादा फैली हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़ी पत्तियों के पेड़ आपको देखने को मिलते हैं। 1500 से 1750 मीटर के बीच में। पाइन फॉरेस्ट आर ऑल्सो वेल डेवलप्ड इन दिस जोन विच चिर पाइन एज अ वेरी यूजफुल कमर्शियल ट्री। अब इसी पर्टिकुलर क्षेत्र में पाइन फॉरेस्ट भी अच्छा खासा डेवलप किया गया है। चिर पाइन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कमर्शियल ट्री के तौर पर यहाँ पे 1750 मीटर की हाइट तक देखने को मिलता है। देखिए इस तरीके से ये आपको देखने को मिलता है। Deodar, a highly valued endemic species, grows mainly in the western part of the Himalayan range. Deodar is a durable wood mainly used in constructional activity. Similarly, the chinar and the walnut, which sustain the famous Kashmir handcrafts, belongs to this zone. तो ये जो पर्टिकुलर जोन है 1750 मीटर तक का, इसमें एक तो पाइन के ट्रीज देखने को मिलते हैं, देवदार का जो पेड़ है वो देखने को मिलता है प्रोमिनेंटली हिमालयन रेंज का जो वेस्टर्न पार्ट है वहां पर। अब देवदार जो है इस पूरे इलाके में कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से चिनार के पेड़ और वॉलनट के जो पेड़ होते हैं ये भी आपको काफी बड़ी मात्रा में यहाँ पे देखने को मिलते हैं और इनके चलते कश्मीर का जो पूरा का पूरा हैंडीक्राफ्ट है वो चलता है। चिनार के और वॉलनट के पेड़ों का काफी इस्तेमाल कश्मीर का जो आपका पूरा हैंडीक्राफ्ट और बाकी सारी चीजें हैं उसमें किया जाता है। इस कल्चर के ऊपर आपको इसका एक बहुत गहरा असर जो है वो देखने को मिलता है। और थोड़ा सा ऊपर जाओगे 2225 से लेके 3048 मीटर की हाइट तक आओगे तो फिर यहाँ पर आपको ब्लू पाइन देखने को मिलने लगती है। कुछ इस तरीके की जो है ब्लू पाइन
पाइन्स आपको नजर आने लगती हैं। एट मेनी प्लेसेस इन दिस जोन टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर आल्सो फाउंड। अब इसी पर्टिकुलर जोन में कई जगहों पर पेड़ गायब होने लगते हैं और आपको टेम्परेट ग्रासलैंड्स भी नजर आने लगते हैं। काफी अच्छी जो है बढ़िया हरी और खूबसूरत घास यहाँ पे देखने को मिलती है। कई सारे हमारे जो ट्राइब्स वाले लोग हैं वो अपने भेड़ बकरियों को अपने जो अपना जो भी उनके पास में स्टॉक वगैरह होता है उसको ऊपर लेकर जाते हैं समर के मौसम में चराने वगैरह के लिए, तो उसके लिए भी इन ग्रासलैंड्स का काफी इस्तेमाल होता है। और ज्यादा फर्दर हायर हाइट्स पर जाओगे तो फिर यहां पर ट्रांजिशन होता है और आपको फिर अल्पाइन फॉरेस्ट और पैश्चर्स नजर आने लगते हैं। ठीक है, तो 2225 से 3048 मीटर की हाइट तक आपको इस तरीके के ब्लू पाइन और स्पर्स नजर आने लगते हैं। ब्लू पाइन खास तौर पे देखने को मिलने लगता है। कई सारे जोन्स ऐसे आते हैं जहां पे टेम्परेट ग्रासलैंड्स भी नजर आने लगते हैं एंड और थोड़ा फर्दर आप हाइट पर जाते हो तो ये जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स होते हैं ये अल्पाइन फॉरेस्ट और पैश्चर्स में कन्वर्ट होने लगते हैं। जनरली यहाँ पे किस तरीके के पेड़ आपको देखने को मिलते हैं, और फर्दर आप ऊपर जाओगे तो 3000 से 4000 मीटर की हाइट पर सिल्वर फर्स, जुनिपर्स, पाइन्स, बर्च और रोडेंडेंड्रंस इस तरीके के आपको पेड़ यहाँ पे नजर आते हैं। हाउएवर दीज पैश्चर्स आर यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर ट्रांसह्यूमन्स बाय ट्राइब्स लाइक गुज्जर्स, द बकरवाल्स, द भूटियास एंड द गड्डीज। तो ये पूरे के पूरे क्षेत्र में आपकी कई सारी ट्राइब्स वगैरह अपनी भेड़ बकरियों को लेकर अपने बकरियों को लेकर ऊपर जाते हैं, चराने का काम करते हैं, अलग अलग मौसम में इधर उधर जो है माइग्रेट करते रहते हैं। ये सारी एक्टिविटीज इनकी यहाँ पर होती हुई हमको देखने को मिलती हैं। इंपॉर्टेंट जो पेड़ हैं देख लीजिए, सिल्वर फर्स कुछ इस तरह से देखने को मिलते हैं, जुनाइपर्स कुछ इस तरीके के होते हैं, पाइन्स कुछ ऐसे होते हैं और फोटोग्राफ्स हैं पाइन्स की, ये बर्च है, ये रोडोडेंड्रम्स हैं। तो ये सारे जो हैं कुछ इंपॉर्टेंट 3000 से 4000 मीटर के बीच में सिल्वर फर्स, जुनाइपर्स, पाइन्स, बर्च एंड रोडोडेंड्रम्स ये देखने को मिलते हैं। देखिए चलो आगे बढ़ते हैं। जब हम सदर्न स्लोप की तरफ आते हैं, अभी तक जितनी भी बातचीत करी है वेस्टर्न स्लोप जो है हिमालय का, उसकी तरफ में हमको ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। हिमालय के वेस्टर्न स्लोप से आप ऊपर की तरफ में उठे हैं तो ये सारी चीजें हो रही थी। अब जब सदर्न स्लोप की तरफ की अगर हम बात करें, वहां पर अगर आप देखोगे तो आपको एक बहुत थिक वेजिटेशन कवर देखने को मिलता है, क्योंकि यहां पर ज्यादा बारिश होती है नॉर्थ की अपेक्षा। नॉर्थ की तरफ की या फिर वेस्ट की तरफ की बात की जाए अगर हिमालयस की, उसकी अपेक्षा यहां पर ज्यादा बारिश होती है, तो यहां जो वेजिटेशन का कवर है वो ज्यादा थिक होता है। ज्यादा हाई एल्टीट्यूड्स पर अगर एल्टीट्यूड्स पर आप चले जाओगे तो वहां पर आपको मॉसेस एंड लिचन्स देखने को मिलेंगे, पेड़ देखने को नहीं मिलेंगे और टंड्रा वेजिटेशन समझ में आएगा। लगभग कुछ इस तरीके के ग्रासलैंड्स वगैरह वहां पर बनते हैं, लगभग कुछ इस तरीके की वेजिटेशन आपको देखने को मिलता है। एक भी पेड़ अब दूर दूर तक देखने को नहीं मिल रहा, मगर काफी बड़ी मात्रा में ग्रासेस वगैरह मौजूद हैं। तो ये साथ में कुछ मॉसेस और कुछ लिचन्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं। टंड्रा वेजिटेशन जो है यहाँ पर प्रोमिनेंटली पाया जाता है। द सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट include the forest found in 3 distinct areas of peninsular India: the Western Ghat, the Vindhyas and the Nilgiris। तो सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट जो है इसमें बेसिकली 3 तरीके के फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं जो पेनिनसुलर इंडिया में पाए जाते हैं। पहले तो वेस्टर्न घाट्स में, विंध्यास में और नीलगिरीज में। एज दे आर क्लोजर टू द ट्रॉपिक्स एंड ओनली 1500 मीटर अबव द सी लेवल, वेजिटेशन इज टेम्परेट इन द हायर रीजन्स एंड सब ट्रॉपिकल ऑन द लोअर रीजन्स ऑफ द वेस्टर्न घाट, स्पेशली इन केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। तो ये जो सदर्न माउंटेन्स वगैरह हैं, ये खास तौर पे इसका जो वेजिटेशन है पेनिनसुलर इंडिया की बात की जाए तो 3 जगहों पे खास तौर पे देखने को मिलता है, वेस्टर्न घाट्स में, विंध्यास में और नीलगिरीज में। 1500 मीटर तक की हाइट है सी लेवल से, तो जनरली प्रोमिनेंटली यहाँ पर जो वेजिटेशन होता है वो टेम्परेट होता है। अगर आप थोड़ा सा हायर रीजन में जाते हैं और अगर लोअर रीजन्स की बात करते हैं तो वहाँ पे सब ट्रॉपिकल वेजिटेशन आपको देखने को मिलता है प्रोमिनेंटली वेस्टर्न घाट्स में, और वेस्टर्न घाट्स का भी केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक का जो पोर्शन है वहाँ पर। तो ये बात अपने को याद रखनी है। जो हिमालयाज में जो आपको इस तरीके की वैराइटीज़ या वेरिएशंस देखने के लिए मिलता है, इसी तरीके से सदर्न स्लोप्स की अगर आप बात करेंगे तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थिक वेजिटेशन देखने को मिलता है। पेनिनसुलर इंडिया में जो सदर्न माउंटेन्स होते हैं वहाँ पे 3 जगहों पे प्रोमिनेंटली वेस्टर्न घाट्स में, विंध्यास और नीलगिरीज में आपको एक अच्छा डिस्टिंक्ट वेजिटेशन समझ में आता है। 1500 मीटर से ज़्यादा हाइट आपको यहाँ एवरेज देखने को मिलती नहीं है। तो 2 तरीके के वेजिटेशन प्रोमिनेंटली होते हैं। हायर एरियाज में टेम्परेट वेजिटेशन इन्हीं इलाकों में देखने को मिलता है और इन्हीं पहाड़ियों के लोअर पोर्शंस में आपको सब ट्रॉपिकल वेजिटेशन समझ में आता है, सब ट्रॉपिकल वेजिटेशन दिखता है। चलें आगे बढ़ते हैं। तो ये जो फॉरेस्ट हम लोगों ने देखे,
जो हमने यहाँ पे देखा कि ये जो पर्टिकुलर फॉरेस्ट हैं वेस्टर्न घाट्स में, विंध्यास में और नीलगिरीज में खास तौर पे, इसका अगर आप हायर रीचेस में चले जाते हो तो आपको टेम्परेट क्लाइमेट देखने को मिलता है या टेम्परेट वेजिटेशन देखने को मिलता है, और लोअर रीचेस में आपको सब ट्रॉपिकल या फिर ट्रॉपिकल क्लाइमेट और वेजिटेशन देखने को मिलता है। तो ये जो हायर रीचेस में आपको जो टेम्परेट क्लाइमेट के चलते जो टेम्परेट फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियों में इनको बोला जाता है शोलास। याद रखिएगा, शोलास क्या है? टेम्परेट फॉरेस्ट हैं जो नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। इसी तरीके से अन्नामलाई और पलानी हिल्स में भी आपको इस तरीके के जो टेम्परेट फॉरेस्ट मिलते हैं उनको भी शोलास बोला जाता है, बट प्रोमिनेंटली नीलगिरीज में शोलास आपको खूब देखने को मिलते हैं। सम ऑफ द अदर ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट ऑफ इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस इंक्लूड मैग्नोलिया, लॉरेल, चिंकोना एंड वैटल। सच फॉरेस्ट आर आल्सो फाउंड इन सतपुड़ा एंड द मैकल रेंजेस। तो यहाँ पे जो प्रोमिनेंट ट्रीज हैं वो कौन कौन सी हैं? मैग्नोलिया की, लॉरेल की, चिंकोना की एंड वैटल की। एंड इसी तरीके के फॉरेस्ट मध्य भारत में सतपुड़ा और मैकल रेंजेस में भी होते हैं, मगर यहाँ पर प्रोमिनेंटली जो ये शोलास वाला फीचर है उतना नीलगिरीज में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट देखने को मिलता है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। चलें, पेड़ देख लीजिए यहाँ पे कौन कौन से होते हैं। मैग्नोलिया का पेड़ और उसका फूल काफ़ी यहाँ पे, ये काफ़ी इसमें फूल उगते हैं। लॉरेल, अगर आप उसको जंगल में उगाएंगे तो कुछ ऐसा, और उसकी अगर कटिंग वटिंग कर कर उसको एकदम बढ़िया हेयर स्टाइल अच्छी देके रखेंगे तो कुछ ऐसा दिखता है। लॉरेल की पत्तियाँ। चिंकोना, वैटल। तो ये अगला जो फॉरेस्ट आता है वो है लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट। अब इसके बारे में अपन बात करेंगे। लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट की अगर हम बात करें, इसमें होता क्या है कि पेड़ आपको जो ऊपर की तरफ में देखने को मिल रहा है वो एज इट इज ही रहता है जैसा आपको ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल इलाकों में जिस तरीके के पेड़ होते हैं, मगर फर्क आ जाता है उसकी जड़ों में। अब ध्यान से देखिए, इसकी जो जड़ें हैं वो पानी के नीचे तक जा रही हैं। जनरली इस तरीके के जो पेड़ होते हैं अपन ने क्या देखा है कि ज़मीन के अंदर उसकी जड़ें होती हैं, मगर यहाँ पर इसकी जड़ें जो हैं ज़मीन के ऊपर भी देखने को मिलती हैं और पानी के अंदर भी जो है इसकी जड़ें जाती हैं, एंड उसके वहाँ से वो अपना पूरा पोषण खींचती हैं एक सर्टेन इलाके तक। आपको इस तरीके का जो है वेजिटेशन इस तरीके की जड़ें देखने को मिलती हैं, और उसके बाद में ऊपर फिर जो है वो अपना नेचुरल जैसे ग्रो करना होता है उस तरीके से ग्रो करता है। तो लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट के बारे में बात करेंगे। इंडिया हैज़ अ रिच वैरायटी ऑफ वेटलैंड हैबिटेट्स। अराउंड 70% ऑफ दिस कंप्राइजेज अंडर पैडी कल्टीवेशन। द टोटल एरिया ऑफ वेटलैंड इज 3.9 मिलियन हेक्टेयर्स। तो इंडिया में काफ़ी बड़ी मात्रा में वेटलैंड्स हैं। वेटलैंड का मतलब क्या है? जहाँ पे आपका वाटर भी मौजूद है, जहाँ पे आपकी लैंड भी मौजूद है, और जहाँ पे पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है वो डेवलप हुआ है। इस तरीके के इलाके को हम लोग वेटलैंड बोलते हैं। यहाँ इसका आज की तारीख में इंडिया का जो वेटलैंड्स का पोर्शन है उसका लगभग 70% पैडी कल्टीवेशन के अंदर है, मतलब वहाँ पे चावल की खेती होती है। एंड टोटल एरिया अगर वेटलैंड की बात की जाए उसका इंडिया में 3.9 मिलियन हेक्टेयर्स के आसपास उठता है। तो वेटलैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए या फिर ये जो लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो दो साइट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक है चिलिका लेक और दूसरा है केलादेव नेशनल पार्क। चिलिका लेक उड़ीसा में है और केलादेव नेशनल पार्क भरतपुर राजस्थान में है। यहाँ पर आपको कई सारे तरीके के जो हैं अलग अलग वेजिटेशंस देखने को मिलते हैं, मगर वो सारे के सारे वेजिटेशंस लिटोरल एंड स्वैम्प वेजिटेशन की कैटेगरी में आते हैं। जैसे चिलिका लेक में यहाँ पर देखिए, एक तरफ समुद्र है या एक तरफ आपका जो है वेजिटेशन है, उसके बाद में आपने अंदर जो है इस तरीके के खेत वगैरह बना के रखे हुए हैं और वो इनडायरेक्टली अंडरग्राउंड जो है रिचार्ज हो रहा है आपके खारे पानी से, ऊपर मीठा पानी है। इस तरीके की व्यवस्था में जो वेजिटेशन वगैरह होता है इसको हम लोग आपका लिटोरल एंड स्वैम्प वेजिटेशन की कैटेगरी में रखते हैं। चिलिका लेक में ये काफ़ी बड़ी मात्रा में देखने को मिलता है और केलादेव नेशनल पार्क में भी ये काफ़ी बड़ी मात्रा में या प्रोमिनेंटली आपको नज़र आता है। इनफैक्ट यहाँ पर जो ये आपका पूरे के पूरे हैबिटेट्स बनकर तैयार हुए हैं, इनको वेटलैंड्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस भी जो है डिक्लेयर किया गया है। द कंट्रीज वेटलैंड्स हैव बीन ग्रुप्ड इनटू 8 कैटेगरीज। अब ये जो आपका इस तरीके के जो वेजिटेशंस हैं जहाँ पर वाटर और लैंड के बीच में एक इंटरप्ले देखने को मिलता है और एक इकोसिस्टम डेवलप होता है, उसमें फिर होने वाला जो ये पूरा का पूरा वेजिटेशन है, इसको अगर हम लोग देखें तो इसमें वेरिएशंस वगैरह काफ़ी सारे होते हैं, मगर ये वेरिएशन प्रोमिनेंटली आपको वेटलैंड्स में आने वाले वेरिएशन के चलते दिखता है। तो ये जो वेटलैंड्स होती हैं इनको भी हम लोग कई सारे तरीकों से क्लासीफाई करते हैं। प्रोमिनेंटली इंडिया की अगर बात की जाए तो हिंदुस्तान की वेटलैंड्स को 8 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। सबसे पहले द
reservoirs of Deccan Plateau in the south together with lagoons and other wetlands of the southwestern coast. तो दक्कन के इलाकों में जो रिजर्वायर्स हैं पानी के, जो आपके रिजर्वायर्स आपको देखने को मिलते हैं, एक तो वो हो गए, साथ में जो लगून्स वगैरह देखने में मिलते हैं और जो दूसरे वेटलैंड्स देखने को मिलते हैं साउथ वेस्टर्न कोस्ट पे, वो सारे के सारे। एक तो ये आपका एक प्रोमिनेंट कैटेगरी होती है वेटलैंड्स की। दूसरा द वास्ट सेलाइन एक्सपेंसेस ऑफ राजस्थान, गुजरात एंड द गल्फ ऑफ कच्छ। राजस्थान, गुजरात और गल्फ ऑफ कच्छ का वो इलाका जहाँ पे खारा पानी काफ़ी बड़ी मात्रा में होता है। अब वो जो पूरी की पूरी वाटर बॉडी बनी हुई है खारे पानी की, और उसमें जो कई सारी प्रोमिनेंट लेक्स भी हैं, सुदर्शन लेक है, सांबर लेक है, ये सारी की सारी लेक्स, ये सारा का सारा जो पूरा सिस्टम बनकर तैयार हुआ है, ये भी अपने आप में एक पूरा एक इंपॉर्टेंट वेटलैंड है। तीसरा द फ्रेश वाटर लेक्स एंड रिजर्वायर्स फ्रॉम गुजरात ईस्टवर्ड थ्रू राजस्थान, केलादियो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। अब वो फ्रेश वाटर लेक्स और रिजर्वायर्स वगैरह, एक तो खारे पानी के आपके पूरे लेक्स और रिजर्वायर्स हो गए, वो अपने आप में अलग चीज है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात का भी थोड़ा बहुत पोर्शन इसमें आता है, ईस्ट का इलाका खास तौर पे। इस पूरे क्षेत्र में मीठे पानी की जो लेक्स और रिजर्वायर्स मिलती हैं वो अपने आप में एक कैटेगरी है वेटलैंड की। उसके बाद में द डेल्टा वेटलैंड्स एंड द लगून्स ऑफ इंडियाज ईस्ट कोस्ट, चिलिका लेक। चिल्का लेक अपने आप में जो है बहुत इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट वेटलैंड है। रामसार साइट भी डिक्लेयर किया गया, तो नेशनल इंपॉर्टेंस प्लस इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की वेटलैंड है ये। इसकी खासियत यह है कि यहाँ पे एक डेल्टा बन रहा है, महानदी का जो डेल्टा यहाँ पे जो आपका डेल्टा बन रहा है रिवर्स का, और उसके चलते जो लगून तैयार हुआ है, और उसके कारण जो वेटलैंड यहाँ पे बनकर तैयार हुआ है, ये अपने आप में यूनिक है। चिल्का लेक अपने आप में इसके चलते यूनिक हो जाती है, इसलिए रेलेवेंट है। इसके अलावा गैंगेटिक प्लेन के जो फ्रेश वाटर के मार्शेस हैं, यानी कि जो आपका जो फ्रेश पानी है, जो साफ पानी है, उसके जो दलदली इलाके आपको देखने को मिलते हैं गैंगेटिक प्लेन में, तराई का जो पूरा का पूरा पोर्शन है वो इसमें आ जाता है। ब्रह्मपुत्र के जो फ्लड प्लेन्स हैं, जो मार्शेज और स्वैम्प्स वो वहाँ पे हिल्स, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के हिल्स में और हिमालयन फुटहिल्स में बनाता है, वो सारा का सारा अपने आप में एक यूनिक इकोसिस्टम है। और इसके अलावा लेक्स एंड रिवर्स ऑफ द माउंटेन रीजन ऑफ कश्मीर एंड लद्दाख। लद्दाख और कश्मीर का जो इलाका है, इसका जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो माउंटेन रीजन है, यहाँ पर जो लेक्स देखने को मिलती हैं वो भी अपने आप में एक यूनिक इकोसिस्टम बनता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये इंपॉर्टेंट है। The mangrove forest and the other wetlands of the Iceland arcs of the Andaman and Nicobar Island. Mangrove grow along the coast in the salt marshes, tidal creeks and mud flats and estuaries. तो इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट वेटलैंड आप जिसको काउंट कर सकते हैं वो है मैंग्रोव के फॉरेस्ट। मैंग्रोव के फॉरेस्ट हमको जनरली कहाँ देखने को मिलते हैं? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा जो आपका सुंदरबन डेल्टा बन रहा है वहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, और भी कई सारे क्षेत्रों में मैंग्रोव्स नजर आते हैं। खास तौर पे ये ऐसे इलाकों में होते हैं जहाँ पे मीठा और खारा पानी मिल रहा होता है, या फिर जहाँ पे टाइड्स वगैरह काफ़ी बड़ी मात्रा में आते हैं, या फिर मड फ्लैट्स और स्ट्रीरीज वगैरह अगर क्रिएट हो जाती हैं, ऐसे क्षेत्रों में मैंग्रोव फॉरेस्ट काफ़ी बड़ी मात्रा में बनते हैं, काफ़ी बड़ी मात्रा में देखने के लिए मिलते हैं। मैंग्रोव्स की खासियत ये होती है कि इसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में सॉल्ट टॉलरेंट स्पीशीज़ होती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंग्रोव जनरली ऐसी जगहों पे ग्रो करते हैं जहाँ पे खारा और मीठा पानी आपस में मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पानी जो है उसकी सैलिनिटी नॉर्मल वाटर की अपेक्षा तो ज़्यादा होगी। अब ऐसी परिस्थिति में अगर कोई प्लांट ग्रो करना चाहता है तो जाहिर सी बात है उसको फिर सॉल्ट बियरिंग, उसकी जो कैपेसिटी है, जो सॉल्ट का टॉलरेंस है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो जनरली मैंग्रोव्स में जो प्लांट्स आपको देखने को मिलते हैं, इनकी जो सॉल्ट टॉलरेंस होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी कंपैरेटिवली जो दूसरी जगहों पे आपको वेजिटेशन मिल रहा है मीठे पानी में, उसकी अपेक्षा यहाँ पर सॉल्ट का टॉलरेंस ज़्यादा होता है। इंडिया की बात की जाए तो इसके पूरे इसके मैंग्रोव के जो फॉरेस्ट हैं लगभग 6740 स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए हैं, जो कि आपकी पूरी दुनिया के मैंग्रोव फॉरेस्ट को अगर देखा जाए तो उसका लगभग 7% बनता है। ठीक है, एक बात और कि मैंग्रोव के फॉरेस्ट वगैरह में आपके काफ़ी बड़ी मात्रा में आपको काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है वाइल्ड लाइफ या फौना जो है वो देखने को मिलता है। कई सारी बर्ड्स वगैरह जो है, माइग्रेटरी बर्ड्स वगैरह यहाँ आते हैं। अगर सुंदरबन डेल्टा की बात की जाए तो यहाँ पर जो आपको बंगाल टाइगर मिलता है वो बाकायदा फिशिंग करता है, तैरता है। तो ये कई सारी तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यहाँ पे जानवरों में देखने को मिलती हैं। एक अलग तरीके का बिहेवियर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जिस तरीके का बिहेवियर जनरली दूसरी जगहों पर नहीं पाया जाता। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपको, ये सारी की सारी चीज़ें अपने आप में मैंग्रोव्स को यूनिक बनाती हैं। मैंग्रोव्स जनरली सबसे ज़्यादा आपको हाईली डेवलप्ड, या फिर यूँ कह सकते हैं कि एक वेल डिफाइंड ऑर्डर में जहाँ पे देखने को मिलते हैं। एक तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हो गए, और उसके अलावा सुंदरबन का जो आपका डेल्टा है पश्चिम बंगाल का, वहाँ पे। इसके अलावा और दूसरे क्षेत्र जहाँ पे मैंग्रोव्स होते हैं वो है महानदी और गोदावरी और कृष्णा के डेल्टास, मगर यहाँ पे उतनी बड़ी मात्रा में मैंग्रोव्स नहीं होते हैं। ठीक ठाक मात्रा में देखने को मिलते हैं, नो डाउट अबाउट दैट, बट बहुत बड़ी मात्रा में मैंग्रोव्स यहाँ पर नहीं होते हैं।
हाँ, आज की तारीख में इनका भी जो है काफ़ी बड़ी मात्रा में, हालांकि आप कह सकते हैं कि काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ मैंग्रोव्स को काटा जा रहा है श्रिम्प की फार्मिंग वगैरह के लिए और भी दूसरी चीज़ों के लिए, तो इनको कंजर्वेशन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, काफ़ी बड़ी मात्रा में इनको कंजर्वेशन वगैरह की दरकार है, काफ़ी बड़ी मात्रा में इनको कंजर्वेशन करना इंपॉर्टेंट है इनको बचाने के लिए, क्योंकि इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल पूरे के पूरे उस इलाके के इकोसिस्टम के ऊपर आपको देखने के लिए मिलता है। चलें आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन। आज का जो अपना सेशन था इसमें हम लोगों ने हमारी क्लास 11 की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की किताब इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, इसके चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन कवर करके ख़त्म किया। इसमें हम लोगों ने ये देखा है कि कितने तरीके के वेरियस फॉरेस्ट जो हैं हिंदुस्तान में होते हैं और क्या क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह हैं। नेक्स्ट जो अपना सेशन रहेगा, अब इसमें हम लोग फॉरेस्ट कंजर्वेशन के बारे में बात करेंगे और जितने भी बचे हुए टॉपिक्स हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के उन सबको हम लोग डिस्कस कर खत्म करेंगे। मगर वो सारी की सारी बातचीत नेक्स्ट सेशन में, आज का जो सत्र है इसको हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। एंड करने के पहले एक बात बस आपको मैं बताना चाहूँगा कि मैग्नेट ब्रेन्स का जो ये सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट है इसको आप 3 तरह से एक्सेस कर सकते हैं। इसको आप चाहें तो हमारे YouTube चैनल पर एक्सेस कर सकते हैं, जाके एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहाँ से सारा कंटेंट देख सकते हैं। आप मैग्नेट ब्रेन्स की हमारी वेबसाइट पर जाकर इसको देख सकते हैं और आप इसको मैग्नेट ब्रेन्स का हमारा ऐप डाउनलोड कर वहाँ से भी जो है सारा का सारा कंटेंट आप एक्सेस कर सकते हैं। या आपके मोबाइल फ़ोन, आपके टैबलेट, आपके PC, हर डिवाइस पर चल जाएगा, एक्सेसिबल है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। बिसाइड दिस आपको इसके अलावा नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी रिवीजन वगैरह करने के लिए, तो ये नोट्स भी आपको हार्ड कॉपी बुक्स और ई बुक्स के फॉर्म में मिल जाएंगे। इनके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डले हुए हैं, तो इनको भी आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो जितना हो सके इस पर्टिकुलर वेंचर का फ़ायदा उठाएं, इसकी मदद से अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को इन्हांस करें और अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करें। तो इसी के साथ में आपका जो नेचुरल वेजिटेशन वाला चैप्टर है उसके 1 शॉट रिवीजन का पहला पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम इसके सेकंड एंड फाइनल पार्ट को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, हंसते मुस्कुराते रहें एंड जुड़े रहें मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू, जय हिंद।